Good morning to everyone. Welcome to all of you on my YouTube channel. Or this is the lecture 5 of the GS Foundation module Ethics, Integrity and Aptitude. That is your GS paper 4. आपके GS paper 4 का जो Ethics, Integrity और Aptitude मॉड्यूल है उसका ये लेक्चर नंबर 5 है और ये सीरीज़ है एथिक्स सीरीज़ जो बाइलिंगुअल है। तो इसमें हम लेक्चर नंबर 5 को करने जा रहे हैं और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिओन्टोलॉजिकल एथिक्स टॉपिक के बारे में और इसे हम ड्यूटी बेस्ड एथिक्स भी कहते हैं। तो एक बार फिर से मैं रिकैप करा दूं क्योंकि मेरा ये मानना है कि आपको सिलेबस एटलीस्ट याद होना चाहिए। तो आपका जो सिलेबस है जीएस पेपर 4 का, इसका जो पहला चैप्टर है वो चैप्टर है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, जिस पे हम इसके पहले की वीडियोस में डिटेल में बात कर चुके हैं। एथिक्स और ह्यूमन इंटरफेस टॉपिक में टोटल 4 सब टॉपिक्स हैं, जिसमें जो पहला सब टॉपिक है वो है एसेंस, डिटर्मिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन इंटरफेस, यानी कि मानव अंतर संवाद के अंतर्गत जो नीति शास्त्र है, नीति शास्त्र का सार क्या है, एसेंस क्या है, सार तत्व क्या है, इसके डिटर्मिनेंट्स यानी कि निर्धारक तत्व क्या है, साथ ही साथ जो कॉन्सिक्वेंसेस है, परिणाम है, इसके बारे में भी हमें जानना है। तो वो मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ, तो इस टॉपिक के लिए आप इसके पहले के वीडियोस को देख सकते हैं। जो दूसरा टॉपिक है वो हमारा है डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, नीति शास्त्र के विभिन्न आयाम। और उस डायमेंशंस ऑफ एथिक्स को समझने के लिए हमें ब्रांचेस ऑफ एथिक्स को जानना ज़रूरी हो जाता है। जैसे ही हम ब्रांचेस ऑफ एथिक्स के वाले टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं तो while reading different branches of ethics we came across different ethical theories। जब हम different branches को पढ़ रहे होते हैं उस समय हमें कुछ ethical theories पता चलते हैं। वो ethical theories भी कुछ important philosophers के हैं और उन ethical theories को हम case study में यूज़ करते हैं। जैसे deontological ethics is a branch, बट इस deontological ethics के अंदर हमें एक थियरी पढ़नी है जो इमैनुअल कांट की है, फिलोसोफर, और उसकी थियरी है कैटेगोरिकल इम्परेटिव। ठीक है, अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, उसको हम कांटियन एथिक्स भी कहते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन में वो थियरी कैसे एप्लीकेबल है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। बहरहाल ये जो टॉपिक है डिओन्टोलॉजिकल एथिक्स, इसमें एंटर करने से पहले एक बार मैं क्विक रिकैप, एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बता देता हूँ कि इसके पहले क्या पढ़ा है हमने और आने वाली वीडियोस में क्या पढ़ने जा रहे हैं। और मैंने इस वीडियो को कोशिश की है कि बाइलिंगुअल रखूं, जिससे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम के बच्चों को हेल्प मिल सके। तो इस बात की कोशिश की है मैंने, और दोनों मीडियम को साथ लेके चलना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि एक ही बात को हम इंग्लिश में भी बोल रहे होते हैं, फिर हिंदी में भी बोल रहे होते हैं। तो मैंने ये कोशिश की कि कुछ चीज़ों को मैं इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी, है ना, दोनों मीडियम्स को लेके चलूँ। और ये पूरी की पूरी सीरीज़ अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। इसको आप हमारे यूट्यूब चैनल में एक जो प्लेलिस्ट है एथिक्स की, उसके अंदर जाके देख सकते हैं। तो इसके पहले जो ब्रांच डायमेंशंस ऑफ एथिक्स है, तो मैंने कहा देखो, अगर हमें जानना है डायमेंशंस ऑफ एथिक्स तो इन डायमेंशंस को समझने के लिए जो मेन कह सकते हो कि स्ट्रीम है वो है ब्रांचेस ऑफ एथिक्स। जैसे ही हम ब्रांचेस ऑफ एथिक्स को जानेंगे तो इसके साथ ही डायमेंशंस ऑफ एथिक्स क्लियर होता चला जाएगा। और जब हम एथिक्स पढ़ते हैं तो इस सब्जेक्ट के अंदर, एथिक्स के अंदर, एथिक्स के 4 मेन ब्रांचेस की बात की गई है, जो मैंने पिछली वीडियोस में भी आपके साथ डिस्कस किया था कि यहाँ पे एथिक्स की देयर आर 4 ब्रांचेस, और यू कैन से दैट 4 मेन ब्रांचेस। टोटल ब्रांचेस कितने हैं? 4, जिनमें जो पहला ब्रांच है उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। उसका एक दूसरा नाम भी है कंपैरेटिव एथिक्स, जो इसके पहले लेक्चर 4 में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कंप्लीटली। तो जो पहला ब्रांच है इसका वो है डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कंपैरेटिव एथिक्स। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स को हम और किस नाम से जानते हैं? कंपैरेटिव
एथिक्स के नाम से। फिर जो दूसरा ब्रांच उसका होता है, ये दूसरा ब्रांच है, ये है नॉर्मेटिव एथिक्स। ठीक है, नॉर्मेटिव एथिक्स। कल की क्लास में, लास्ट वीडियो में मैंने इस टर्म पे डिटेल डिस्कशन किया था कि क्यों इसका नाम नॉर्मेटिव एथिक्स है। और इस नॉर्मेटिव एथिक्स में हमें कुछ एथिकल थियरीज को पढ़ना है, और ये थियरीज बड़ी ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और ऐसी 3 इंपॉर्टेंट थियरीज हैं जिनको हमें जानना है। इन थियरीज में जो पहला थियरी है उसका नाम है वर्च्यू एथिक्स और वर्च्यू बेस्ड एथिक्स। ठीक है, ये भी हमने लेक्चर नंबर 4 में वर्च्यू एथिक्स या वर्च्यू बेस्ड एथिक्स को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। और पिछली वीडियो में जो मैंने आपको बताया है कि वर्च्यू एथिक्स में 2 फिलोसोफर्स हैं और उनके जो बताए गए डायमेंशंस हैं वो बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। तो वो एक फिलोसोफर है प्लेटो और दूसरा फिलोसोफर है एरिस्टोटल। पिछली क्लास में मैंने दोनों डिस्कस किया है। प्लेटो की एक थियरी है जिसको हम कहते हैं इनर हार्मनी ऑफ द सोल थियरी। इनर हार्मनी ऑफ सोल थियरी, तो इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ऐसे ही एरिस्टोटल की एक थियरी है जिसको हम कहते हैं गोल्डन मीन। तो लेक्चर नंबर 4 में मैंने प्लेटो और एरिस्टोटल की ये थियरी और साथ ही साथ ये जो डिस्क्रिप्टिव एथिक्स है इसको मैंने कंप्लीट कर दिया था। यानी वर्च्यू एथिक्स के केवल एक डायमेंशन को मैंने कंप्लीट किया था। वर्च्यू एथिक्स के 2 और डायमेंशंस हैं। तो सेकेंड डायमेंशन जो है इसी को हम कहते हैं डीओंटोलॉजिकल एथिक्स। यानी ये जो पहले के बाद सेकेंड में आ जाओ, तो सेकेंड जो है ये है डीओंटोलॉजिकल एथिक्स। और ये सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये केस स्टडी में भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। जब मैं केस स्टडीज़ डिस्कस करूँगा तो आपको इसके बारे में इन डिटेल बताऊंगा। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ड्यूटी बेस्ड एथिक्स, डिओंटोलॉजिकल एथिक्स। आज की टॉपिक में जब हम डिओंटोलॉजिकल एथिक्स या ड्यूटी बेस्ड एथिक्स करेंगे तो यहाँ पे डिओंटोलॉजिकल एथिक्स में अगेन हमें कितने थियरीज को पढ़ना है? टोटल 3 थियरीज को पढ़ना है, जिसमें पहला है कांट्स कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही साथ कांट्स कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव के अलावा हमें मोरल एब्सोल्यूटिज्म और डिवाइन कमांड थियरी को भी पढ़ना है। तो सेकंड इंपॉर्टेंट थियरी है मोरल एब्सोल्यूटिज्म और द थर्ड विल बी डिवाइन कमांड थियरी। तो ये 3 थियरीज आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे नॉर्मेटिव एथिक्स की। इसके बाद जो नेक्स्ट डिवीज़न है वो क्या है? डिओंटोलॉजिकल के बाद जो थर्ड पार्ट इसका है वो है टेलियोलॉजिकल एथिक्स। और टेलियोलॉजिकल एथिक्स को हम कॉन्सिक्वेंशलिज्म भी कहते हैं। कॉन्सिक्वेंशलिज्म भी कहते हैं, राइट? कॉन्सिक्वेंशलिज्म कहते हैं। और कॉन्सिक्वेंशलिज्म के अंदर भी हमें कुछ इंपॉर्टेंट थियरीज को पढ़ना है। और जैसे कि वो ये सारे थियरीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप हिस्ट्री, PSIR या कोई सोशियोलॉजी ऑप्शनल पढ़ रहे हो वहाँ पे भी ये बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो आपने एक फिलॉसफी का नाम सुना होगा, यूटिलिटेरियन या यूटिलिटेरियनिज्म, राइट? तो ये जो फिलॉसफी है यूटिलिटेरियनिज्म, ये टेलियोलॉजिकल एथिक्स का ही हिस्सा है। इसके अलावा भी कुछ टर्म्स हैं जो शायद आपने नहीं सुना होगा, फिलॉसफी के स्टूडेंट्स ने सुना होगा। जैसे एक वर्ड है हेडोनिज्म, ठीक है ना? हेडोनिज्म, तो ये भी हमें पढ़ना है। इगोइज्म, ये भी हमें पढ़ना है। एल्ट्रिज्म, ये भी हमें पढ़ना है। तो इस तरह की अलग अलग थियरीज है। तो ये 2 ब्रांचेस हैं, ठीक है? चूँकि ये फाउंडेशन क्लास है और जब भी मैं कोई सेगमेंट पढ़ाता हूँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की, जिसमें GS फाउंडेशन से रिलेटेड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के टोटल 56 लेक्चर्स मैंने पोस्ट किए हैं। और मैं जब भी किसी चीज़ को, किसी काम को करता हूँ तो आई एम फुल्ली डेडिकेटेड टू इट, है ना? और जो मॉडर्न इंडिया की क्लासेस मैंने अपलोड करी थी वो 2025 प्रीलिम्स के पहले अपलोड करी थी। तो जब आप उन क्लासेस को देखेंगे, कभी मैंने यूट्यूब चैनल पे ये नहीं कहा कि क्वेश्चंस मेरी क्लास से आते हैं, बिकॉज जब भी कोई टीचर ऑनेस्टली काम कर रहा होता है और सिलेबस के इंडेक्स में दिए गए टॉपिक्स के सारे डायमेंशंस को ऑनेस्टली डील कर रहा होता है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि स्टैटिक पोर्शन के क्वेश्चंस क्लास से आएंगे। बट वो क्लेम कभी भी 5 और 10 क्लासेस पढ़ा के नहीं किया जा सकता है, ख़ास तौर से अगर वो UPSC एग्ज़ाम हो तो। हाँ,
मतलब कह सकते हो कि लकीली कभी कभी ऐसा होता है कि किसी टीचर ने 10 घंटे में कोई क्लास पढ़ाई और कुछ मतलब ज़्यादा क्वेश्चंस उसकी क्लास से आ गए, बट ये यूनिवर्सल फीचर नहीं है। तो एज अ बिगिनर हमें क्या करना चाहिए कि जब भी हम अपनी तैयारी के इनिशियल स्टेज में हैं, तो हमें इस बात की पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम सिलेबस को ठीक ढंग से पढ़ें। ठीक है। और जब हम सिलेबस को पढ़ रहे होते हैं तो एक गलती हम आमतौर पे ये कर देते हैं जो जल्दीबाजी की वजह से हो जाती है, साथ ही साथ कई बार जो प्रॉपर गाइडेंस है वो ना मिल पाने की वजह से हो जाता है। तो वो गलती हम ये कर बैठते हैं कि हम जल्दीबाजी में चीज़ों को ख़त्म करने जाते हैं, और जब हम वो कर रहे होते हैं तो हमें एसेंस नहीं जान पाते उस टॉपिक का। और जब हम एसेंस नहीं जान पाते तो फिर हमें डेफिनेशंस रटने होते हैं, और जब हम रट्टा मारते हैं तो फिर उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्वेश्चंस में नहीं होता है। दैट्स वाई आई हैव ऑलवेज एम्फेसाइज्ड कि जीएस फाउंडेशन कोर्सेज आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। कल मैसेज में एक बच्चे ने मुझसे ये सवाल भी पूछा कि सर क्या मुझे फाउंडेशन कोचिंग कोई नहीं लेना चाहिए, क्या मुझे आपके यूट्यूब वीडियोज से पढ़ना चाहिए? तो मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और मुझे इसको यूनिवर्सली आंसर करना चाहिए। तो देखो, अगर ये प्रश्न है कि क्या हम यूट्यूब पे, जो मेरे जैसे और भी बहुत सारे टीचर्स हैं जो यूट्यूब पे अपनी क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या इससे हमारी तैयारी हो सकती है, अच्छी तैयारी, जिससे कि हम 1 साल में या 2 साल में यूपीएससी को क्लियर कर लें? तो देखो, बहुत ही ऑनेस्टली मैं आंसर करूँगा, ठीक है, कि हाँ ठीक है। मैंने अभी अभी ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया, पढ़ा तो मैं लंबे टाइम से रहा हूँ, बट पिछले 7 to 8 मंथ से मैंने पढ़ाना शुरू किया है। और मैं कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ा भी रहा हूँ कि जीएस में मैंने मॉडर्न इंडिया कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ाया, और वर्ल्ड और एनसीएंट की जो वीडियोज़ हैं, चूँकि नई वीडियोज़ मैंने रिकॉर्ड की हैं वो अपलोड करूँगा, एथिक्स इन डिटेल में अपलोड करूँगा। बट देखो, जो भी जीएस फाउंडेशन कोर्सेज होते हैं, अगर आप एक मतलब कम टाइम में सिलेक्शन चाहते हो, ठीक है, तो पहली चीज़, रोल ऑफ कोचिंग इज़ क्रूशियल। कई दफ़े लोग कहते हैं कि हमने कोई कोचिंग नहीं की और सेलेक्ट हो गए, ठीक है, तो उनकी बातों में कितनी सच्चाई होती है आप न्यू कमर्स होके नहीं जान सकते। ठीक है, कम टाइम में जिस बच्चे ने भी सिलेक्शन लिया है, किसी न किसी टीचर के नोट्स को उसने यूज़ किया है। ठीक है, ये अलग बात है कि उस टीचर को वो क्रेडिट ना दे आगे चल के, क्योंकि ये उसका डिस्क्रिप्शन है, कंपल्सन नहीं हो उस पर। या फिर अब तो जो वीडियोस हैं टीचर्स की, वो भी आपको पता ही है कि सारी वीडियोस अवेलेबल हैं इंटरनेट पे कहीं ना कहीं। तो बहुत सारे लोग उन वीडियोस को भी देखते हैं, तो उसको लोगों ने सेल्फ स्टडी नाम दे दिया है, जिसमें उन्होंने टीचर के क्रेडिट को या इंस्टीट्यूट के क्रेडिट को ज़ीरो कर दिया है। तो दिस इज़ अ वेरी ऑनेस्ट आंसर कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको, ठीक है, अगर रिसोर्सेज हैं, मैंने देखो क्या कहा, अगर रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, तो आपके पास ओपन सोर्स है जिससे आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आपके पास रिसोर्स है तो आप किसी भी एक ऐसी कोचिंग को चूज़ करो जो ऑफलाइन में बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तैयारी करवाती हो, जहाँ पे टीचर्स की एक टीम हो, और जो एक मतलब 10 मंथ्स 12 मंथ्स जो भी वो एक टाइम फ्रेम बताएं, उसमें आपका पूरा सिलेबस कवर कराते हो, प्रॉपर आपका क्लास टेस्ट होता हो, टीचर्स के साथ आप इंटरेक्ट करते हो, तो वो गाइडेंस आपके लिए बेटर होगा। ठीक है। रही बात मेरे जैसे यूट्यूबर्स की जिन्होंने अभी अभी मतलब ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया है, इनसे आप असिस्टिव हेल्प ले सकते हो कि कहीं आपने क्लासेस करी, फाउंडेशन की, आपने हिस्ट्री पढ़ा, बट फिर आप पढ़ने के पहले या पढ़ने के बाद, ठीक है, आप उन क्लासेस को और बेहतर समझना चाहते हो तो आप मेरी वीडियोस को देख सकते हो। बट हाँ, इट इज़ कम्प्लीटली ट्रू कि मैं अकेला, ठीक है, इस बात को क्लेम नहीं कर सकता कि मैं कंप्लीट गाइडेंस आपको प्रोवाइड करा पाऊंगा, बट येट आई विल प्रोवाइड यू गाइडेंस दैट इज़ नीडेड, ट्रू एडवाइस दैट इज़ नीडेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, आई कैन अश्योर यू कि इस चैनल से, वीडियोस के थ्रू अगर मैं आपसे कुछ भी कहूँगा तो उसका कोई भी कॉमर्शियल एंगल नहीं है। ठीक है, इट इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, 100% वॉट एवर आई विल से, ठीक है, दैट इज़ वेरी ट्रू टू माई हर्ट। ठीक है, आई विल नेवर मिसगाइड you, and whatever I am teaching, I have put a lot of efforts in my lectures, so all my lectures whatever I will put on internet will be very much relevant to you for your examination। ठीक है, तो आप किसी भी एक सीरीज़ को आप देखेंगे तो फिर आप इस चीज़ को पाएंगे कि जो भी मॉड्यूल मैं पढ़ाऊंगा उसके साथ पूरी जस्टिस करूंगा। अदरवाइज
मैं वो मॉड्यूल नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है। दिस इज़ माई प्रिंसिपल, ठीक है ना। सो आज हमें एथिक्स की क्लासेस को देखना है। तो 2 ब्रांचेस मैंने बताया, इसके अलावा 2 और ब्रांचेस है। वन इज़ कॉल्ड मेटा एथिक्स, ठीक है। ये थर्ड ब्रांच क्या है, मेटा एथिक्स का। अब मेटा एथिक्स में क्या क्या पढ़ना है लास्ट क्लास में मैंने बता दिया था, तो आज उसको मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, अदरवाइज इट विल टेक मोर टाइम। एंड देर इज़ वन मोर ब्रांच एंड द नेक्स्ट वन इज़ कॉल्ड अप्लाइड एथिक्स, मेटा एथिक्स एंड अप्लाइड एथिक्स। तो इसको हम लेक्चर 6 एंड लेक्चर 7 यहाँ कवर करेंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास में नहीं, लेक्चर 6 में तो वी विल कवर टेलियोलॉजिकल एथिक्स, लेक्चर 7 में मेटा एथिक्स एंड लेक्चर 8 में अप्लाइड एथिक्स, ठीक है। तो मैं टॉपिक वाइज चल रहा हूँ कि एक एक टॉपिक को एक वीडियोस में आपको प्रोवाइड कराऊँ। तो आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं डिओन्टोलॉजिकल एथिक्स, कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव, मोरल एब्सोल्यूटिज्म एंड डिवाइन कमांड थ्योरी। तो देखो, कल की क्लास में नॉर्मेटिव एथिक्स का मतलब आपको बताया था कि नॉर्मेटिव एथिक्स का मतलब क्या है कि जो प्रेस्क्राइब करे नॉर्म्स को, दैट व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, ठीक है। हमें एक्शन कैसे लेना चाहिए, हमारी लाइफ को मोरल गाइडेंस कैसे मिले। इट मीन्स जहाँ पे हमें नॉर्म्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है, कि आपको एक्शन ऐसे लेना है, ठीक है। यहाँ बताया जाता है कि एक्शन कैसे लेना है, मोरल एक्शन क्या होगा, राइट क्या होगा, रॉन्ग क्या होगा, ये बात बताई जाती है नॉर्मेटिव एथिक्स में, ठीक है। अब नॉर्मेटिव एथिक्स के अंदर जो पहला टॉपिक हमने कल फिनिश किया वो है वर्च्यू बेस्ड एथिक्स। और वर्च्यू बेस्ड एथिक्स में जब मैंने प्लेटो को और एरिस्टोटल को डिस्कस किया, तो प्लेटो को डिस्कस करते हुए मैंने क्या बताया, प्लेटो जब कहता है इनर हार्मनी ऑफ द सोल, तो वो 3 चीज़ों की बात करता है। किन किन चीज़ों की बात करता है, रीज़न की बात करता है, साथ ही साथ स्पिरिट की बात करता है, और थर्ड वो डिज़ायर की बात करता है, ठीक है। कि जो ह्यूमन सोल है, ठीक है, ह्यूमन सोल के अंदर ये तीनों चीज़ें होती हैं, रीज़न, स्पिरिट और डिज़ायर। और हमें क्या करना होता है, इन तीनों को बैलेंस करके चलना होता है, इन तीनों को एक हारमोनियस स्टेज में रखना होता है, ठीक है। तो हमारे सोल में जो रीज़न है इसका काम कैसा है, जज जैसा है, स्पिरिट का काम सोल्जर जैसा है, और डिज़ायर मतलब चाइल्ड से रिलेट किया इसको, कि हमारी डिज़ायर होती है ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकें, है ना। जो भी हमारी फिजिकल डिज़ायर्स हैं, मटेरियल डिज़ायर्स हैं, वो सारी चीज़ें, तो तीनों को जब बैलेंस करेंगे हम, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में इनर हार्मनी ऑफ द सोल जब इस्टेब्लिश होगा, तो एन इंडिविजुअल एक्शन विल बी मोरल एक्शंस। किसी भी इंडिविजुअल के एक्शंस क्या हो जाएंगे, मोरल एक्शंस। और जब हर इंडिविजुअल के एक्शंस मोरल एक्शंस होंगे, तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, ठीक है, जस्टिस इन सोसाइटी विल बी एस्टैब्लिश्ड और सर्व्ड। तो इसको इन डिटेल मैंने कल की क्लास में बताया था। अच्छा, तो इसमें कैसे हम बैलेंस करें इसके बारे में भी बताया था। इसी तरह से दूसरा फिलोसोफर, इसने भी कुछ वर्च्यूज़ की बात की थी, कहा था कि देखो हमें इन वर्च्यूज़ को आधार बना के काम करना चाहिए। कल मैंने कुछ वर्च्यूज़ की बात की थी, जैसे करेज के बारे में बताया था आपको, डिलीजेंस के बारे में बताया था आपको, राइट। कल की क्लास में कंपैशन के बारे में मैंने बताया था, कॉन्फिडेंस के बारे में बताया था। तो जब ये सारे डायमेंशंस ऑफ एथिक्स में फिनिश करूँगा, तो ड्यूरिंग द क्लास में ऐसे बहुत सारे मोर देन 50 to 60 वर्च्यूज़ आपके साथ डिस्कस करूँगा, और धीरे धीरे जब आप उसको पढ़ोगे तो आंसर में अप्लाई करने लगोगे। तो यहाँ पे मैंने वर्च्यूज़ की बात की थी। तो एरिस्टोटल ने क्या किया था, एरिस्टोटल की थियरी थी गोल्डन मीन थियरी, और वो क्या कहता है कि जो 2 एक्सट्रीम्स हैं, ठीक है, उनके बीच का रास्ता ही क्या होता है, गोल्डन मीन होता है। यही बात एरिस्टोटल ने बताई कि 2 एक्सट्रीम्स के बीच का जो रास्ता होगा वो क्या होगा, गोल्डन मीन होगा। और ये जो रास्ता होगा, ये जो ऑप्शन मोरल एक्शंस आपके जिससे गाइडेड होंगे, उसे ही हम क्या कहेंगे, वर्च्यू कहेंगे। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो एक एग्जाम्पल भी मैंने दिया था आपको कि करेज जो है एक क्या है, वर्च्यू है। और 2 एक्सट्रीम्स कौन कौन से हैं, तो एक स्ट्रीम है रैशनेस और दूसरा स्ट्रीम है कोवर्डिस। इन दोनों के बीच का गोल्डन मीन करेज है और ये एक वर्च्यू है। तो हमारे एक्शंस कैसे गाइडेड होने चाहिए, वर्च्यूज से।
और ये वर्च्यूज़ क्या है ये हमें बताया गया है, यानी कि आवर एक्शंस, ठीक है, हाउ आवर एक्शंस विल बी गाइडेड, व्हाट ऑट टू बी, राइट, वी हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द वर्च्यूज, है ना। और ये वर्च्यूज क्या है, किसी और ने हमें बताया है कि आपको अपना जीवन ऐसे जीना है, आपको अपने जीवन में मोरल डिसीजंस ऐसे लेने हैं, आपके चॉइसेस, एथिकल चॉइसेस इस तरह के होंगे। तो ये हमें बताया गया है, ठीक है ना, ये चीज़ें हैं। तो यहाँ बताया जाता है कि क्या सही है क्या बुरा है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, कैसे हमारे एक्शंस को गाइडेड होने चाहिए। ठीक उसी तरह से नॉर्मेटिव या प्रिस्क्रिप्टिव में दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो डीओंटोलॉजिकल एथिक्स का है, जिसे हम क्या कहते हैं, ड्यूटी बेस्ड एथिक्स। यानी कि यहाँ फिर व्हाट ऑट टू बी, यहाँ भी बताया जा रहा है डीओंटोलॉजिकल में व्हाट ऑट टू बी, हमारे एक्शंस कैसे गाइडेड होने चाहिए, इसके लिए नॉर्म्स या प्रिस्क्रिप्शंस कैसे डिसाइड होते हैं, तो ड्यूटी बेस्ड होते हैं। टेलीलॉजिकल में भी बताया गया है कि हमारे एक्शंस किस तरह से मोरली गाइडेड होने चाहिए, इस तरह से नॉर्म्स और प्रिस्क्रिप्शंस कैसे डिसाइड होंगे, तो एंड के बेसिस पे या कॉन्सिक्वेंसेस के बेसिस पे डिसाइड होंगे, ये टेलीलॉजिकल में बताया गया है। तो नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द टॉपिक कि डीओंटोलॉजिकल एथिक्स होता क्या है, राइट, डीओंटोलॉजिकल एथिक्स, ठीक है। तो डीओंटोलॉजिकल एथिक्स में अभी मैंने आपको बताया कि किन किन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। तो डीओंटोलॉजिकल में फिलहाल हम डिस्कस करेंगे कांट की कैटेगोरिकल इंपेरेटिव को, मोरल एब्सोल्यूटिज्म को और डिवाइन कमांड थियरी को। और एक बात बता दूं कि जब मैं कांट की कैटेगोरिकल इंपेरेटिव को आपके साथ डिस्कस करूंगा तो इसके 2 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं। पहला है प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सलिटी और दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी, ठीक है। तो कांट की कैटेगोरिकल इंपेरेटिव को जानना है और इसको जानने के साथ साथ हमें प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सलिटी और प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी को समझना है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट। चलिए नाउ सबसे पहले तो जो वर्ड है वो क्या है, डीओंटोलॉजिकल एथिक्स, जिसको हम क्या कह रहे हैं, ड्यूटी बेस्ड एथिक्स भी कह रहे हैं, है ना। तो डीओंटोलॉजिकल एथिक्स का मतलब क्या है, ठीक है, इसको हम जानते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये लास्ट की क्लास के स्लाइड्स है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। चलो कोई बात नहीं, मैं शायद इसमें नहीं है, राइट, फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि डिओंटोलॉजिकल एथिक्स या ड्यूटी बेस्ड एथिक्स क्या होता है। तो देखो अब इसमें जो बातें हमें समझनी है वो बहुत ही सिंपल हैं। ड्यूटी बेस्ड एथिक्स इसका मतलब क्या होता है कि ड्यूटी बेस्ड एथिक्स का मतलब ये है कि दो चीज़ें होती हैं। एक को हम कहते हैं, जो आप सब लोगों ने सुना होगा, जो मैं बताने जा रहा हूँ वो कुछ नया नहीं है। जैसे एक आपने सुना होगा मीन्स और दूसरा वर्ड सुना होगा एंड्स, ठीक है, इतना तो सुना ना, ठीक है। साधन, मीन्स को हम क्या कहते हैं, साधन, और एंड्स को हम क्या कहते हैं, साध्य। तो ये दो वर्ड आपने सुने हैं, मीन्स और एंड, ठीक है। तो हमें समझना है कि मीन्स, जैसे जब हम कोई भी एक्शन लेते हैं, कोई भी काम करते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं, तो हमारे डिसीजन किस से गाइड होना चाहिए, मीन्स से गाइड होना चाहिए या उसके एंड से गाइड होना चाहिए, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं। जो ब्रांच नंबर 2 का जो एक डायमेंशन है डीओंटोलॉजिकल, ठीक है, जो आज हम करने जा रहे हैं डीओंटोलॉजिकल, वो ये कहता है कि हमारे एक्शंस कैसे गाइड होने चाहिए, मीन्स से। और मीन्स को ही इसने क्या कह दिया, ड्यूटी बेस्ड एथिक्स, ठीक है, मीन्स से गाइडेड होने चाहिए। यानी कि वाइल टेकिंग एक्शंस, ठीक है, व्हाट इज आवर मोरल ड्यूटी, वी शुड परफॉर्म इट विदाउट केयरिंग फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। जब भी हम कोई काम कर रहे हैं तो उसके लिए जो मोरल ड्यूटी है, ठीक है, जैसे मान लो कि आप आईएएस ऑफिसर हो, ठीक है, और एक आईएएस ऑफिसर होने के नाते जो आपका कोड ऑफ कंडक्ट है, इसमें करप्शन होना चाहिए क्या, नहीं, यानी आपको ब्राइब किसी भी कीमत पे नहीं लेना है। तो ये क्या हो गया, रूल हो गया जिसको आप फॉलो करोगे, ठीक है। तो आप किसी भी कीमत पे ब्राइब को एक्सेप्ट नहीं करोगे। जैसे मान लो कि कोई मिनिस्टर जो है, कैबिनेट स्तर का मिनिस्टर, आपको कॉल करता है कि भाई, है ना, ये मेरे रिलेटिव हैं और किसी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं, ठीक है,
मान लो आप ऐसी पोजीशन में जहाँ आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग को देख रहे हो और उसने आपको कहा कि इनको ट्रांसफ़र जहाँ चाह रहा है वहाँ पे आप कर दो इस गवर्नमेंट टीचर को। बट आपने देखा कि यार ये मिनिस्टर जो मुझे फ़ोन करके कह रहा है, ठीक है, ये हमारी जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है उस पॉलिसी के इन अकॉर्डेंस नहीं है, ये उससे कुछ अलग है, इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग नहीं है। तो अगर ये उस ट्रांसफ़र पॉलिसी के अकॉर्डिंग नहीं है, यानी कि रूल बेस्ड नहीं है, ठीक है, ये करना क्या है, एक तरह का करप्शन है, फेवरेटिज्म है, ठीक है, या ये करने का मतलब ये है कि हमने अगर उस मिनिस्टर की बात मानी, इट मीन्स हम उस मिनिस्टर के, ठीक है, गुड नोट में आना चाहते हैं कि अरे यार बहुत अच्छा है, जो कहता हूँ काम कर देता है। बट इट इज़ अ काइंड ऑफ करप्शन, इन यू डिनाई कि नहीं, ये हमारे रूल बुक के अकॉर्डिंग नहीं, ये काम हम नहीं कर सकते, हमारे ट्रांसफ़र पॉलिसी के अगेंस्ट है। तो आपने क्या किया, विदाउट केयरिंग फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस, आपने परिणाम की परवाह नहीं की, आपने क्या किया, ठीक है, यू हैव डन द राइट थिंग, वॉट यू शुड डू, आपने वही किया जो आपको करना चाहिए था। आपका ये जो डिसीजन था, ये जो मोरल चॉइस था, इट वॉज डिफिकल्ट, इट वॉज हार्ड, ठीक है, इट कुड हैम्पर योर फ्यूचर प्रोग्रेस इन योर करियर, बट स्टिल यू हैव डिसाइडेड कि मैं उस मिनिस्टर की बात नहीं मानूंगा, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपने ये जो डिसीजन लिया, ठीक है, ये आपका जो एक्शन है वो कैसा है, ड्यूटी बेस्ड एथिक्स से गाइडेड है। मेरी बात समझ गया ना, यानी कि what is right and what is wrong, it depends on the action, it depends on the means, it does not depend on the end, it does not depend on the it does not depend on the result, ठीक है। यानी हम जब भी कोई काम करते हैं, जैसे एथिक्स में what ought to be, क्या होना चाहिए, सही क्या होना चाहिए, गलत क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो सही क्या है और गलत क्या है, ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द एक्शन इटसेल्फ, नॉट ऑन द एंड्स, ठीक है। यानी आपने जो डिसीजन लिया, आपने जो डिसीजन लिया कि ये अगर ये मिनिस्टर का कॉल इसलिए है कि मैं ट्रांसफ़र करूं, बट ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है ये हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी के खिलाफ है, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। यानी कि आपका जो एक्शन है ये क्या है, राइट है, ठीक है। हो सकता है कि इसकी वजह से आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाए, आपको सस्पेंड कर दिया जाए, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंसेस को देख के ये नहीं तय किया जाएगा कि व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, आपके एक्शंस को देख के तय किया जाएगा, आपकी ड्यूटी को देख के तय किया जाएगा कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है। इसे ही हम कहते हैं डिओंटोलॉजिकल एथिक्स, ठीक है ना, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब डिओंटोलॉजिकल ड्यूटी बेस्ड, ठीक है, जिसमें मीन्स को इंपॉर्टेंस दिया गया है, एंड्स को नहीं दिया गया है, यानी मीन्स को देखते हुए, ठीक है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, इसका डिसीजन हम मीन्स को या एक्शन को देख के लेते हैं। इंडिया रिजल्ट को देख के ये नहीं तय किया जाता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है। यहाँ पे फोकस यहाँ होता है मीन्स पे। अच्छा, जब एंड्स पे फोकस हो जाएगा तो वो थर्ड थियरी हो जाएगी, ठीक है, टेलियोलॉजिकल, राइट, कॉन्सिक्वेंशलिज्म। बट यहाँ पे हम कहाँ फोकस कर रहे हैं, मीन्स पे, ठीक है। डिओंटोलॉजिकल को बेहतर तरीके से आप समझोगे जब मैं इसकी 3 इंपॉर्टेंट थ्योरीज आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो पहली इंपॉर्टेंट थ्योरी क्या है, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी इज डिओंटोलॉजिकल, हाँ, कांट्स कैटेगोरिकल इम्परेटिव, ठीक है ना। इमैनुअल कांट एक बहुत ही फेमस फिलोसोफर है, ये उन्हीं की थियरी है, और इमैनुअल कांट जो है वो जर्मन फिलोसोफर थे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो किसी भी चीज़ को अगर हमें समझना है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, डेफिनेशन को समझने के लिए इन वर्ड्स को समझना चाहिए, तो फिर हमें रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले कैटेगोरिकल का मतलब क्या होता है, कैटेगोरिकल का मतलब होता है एब्सोल्यूट, कैटेगोरिकल मीन्स एब्सोल्यूट, कैटेगोरिकल मीन्स व्हाट, अनकंडीशनल। एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप यूनिवर्सली अप्लाई कर सको, ठीक है, कोई भी ऐसा असर्शन या स्टेटमेंट। बेसिकली कैटेगोरिकल वर्ड बना है ग्रीक वर्ड से जिसका नाम है कैटेगोरिया,
और कैटेगोरिया का मतलब क्या होता है, असर्शन या स्टेटमेंट, ठीक है ना। यानी कोई भी ऐसा असर्शन या कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो एब्सोल्यूट है, निरपेक्ष है, रिलेटिव नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो स्टेटमेंट इंडिया में अप्लाई होगा और ब्रिटेन में अप्लाई नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। वो स्टेटमेंट यूपी में अप्लाई होगा और कर्नाटका में अप्लाई नहीं होगा, ऐसा नहीं, वो हर जगह अप्लाई होगा, एब्सोल्यूट है, अनकंडीशनल है, इट अप्लाइज यूनिवर्सली। तो वैसा स्टेटमेंट, वैसा असर्शन, ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, कैटेगोरिकल। जैसे अगर मैं कहूँ कि ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा क्या करना चाहिए, सच बोलना चाहिए, ठीक है। या अगर मैं कहूँ डू नॉट लाई, झूठ मत बोलो, ये सारे, ये दोनों चीजें क्या है, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, दिस इज असर्शन, स्टेटमेंट है, इसे ही हम क्या कहेंगे, कथन। तो ये दो कथन मैंने आपके सामने रखे, दो स्टेटमेंट आपके सामने रखा, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, सदा सच बोलो। दूसरा स्टेटमेंट हमने क्या रखा, ठीक है, डू नॉट लाई, झूठ मत बोलो। अब बताओ कि ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ एंड डू नॉट लाई, क्या ये एब्सोल्यूट नहीं है? हाँ, ये दोनों स्टेटमेंट वैसे क्या है, मोरल रूल्स हैं, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, मोरल रूल्स हैं, यहाँ लिखा हुआ है ना, मोरल रूल। सो बोथ दीज स्टेटमेंट्स आर द मोरल रूल्स, मोरल रूल्स हैं। ये हर किसी पे अप्लाई होता है, ऐसा नहीं है कि ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ ये सिर्फ बच्चों के लिए है, आपके पापा पे लागू नहीं होता है, आपके दादाजी पे लागू नहीं होता है, ये सब पे लागू होगा, इट अप्लाइज टू एवरीवन, सब पे लागू होगा, इन ऑल सिचुएशंस। यानी ये जो ब्रांच है एथिक्स का, इसमें कांट ने जो कैटेगोरिकल इंपेरेटिव दिया, वो ये कहा कि इस मोरल रूल को सब पे अप्लाई होगा, हर सिचुएशन में अप्लाई होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है तो आपने कहा ठीक है इस मोरल ड्यूटी को फॉलो नहीं करूँगा, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ को चेंज कर देता हूँ, है ना। समटाइम्स वी शुड ऑल्सो टेल अ लाई, कभी कभी हमें झूठ भी बोल लेना चाहिए। तो आप ऐसे मोरल रूल्स को चेंज नहीं करोगे, ये क्या है, यूनिवर्सल है। और यहाँ पे एक और वर्ड क्यों क्या किया गया यूज, इम्परेटिव। इम्परेटिव का मतलब क्या होता है, एक तरह का ये आदेश है। कैसा आदेश है, नैतिक आदेश है, एक तरह का ये कैसा आदेश है, नैतिक आदेश है, ठीक है, मोरल कमांड है। और एक तरह से ये क्या है, मैंने बताया कि ये किस ब्रांच का हिस्सा है, नॉर्मेटिव का, जिसमें नॉर्म्स क्या किए जाते हैं, मोरल रूल्स, नॉर्म्स, मोरल ड्यूटीज हमारी क्या होनी चाहिए, ये प्रेस्क्राइब किया जाता है। तो ये मोरल ड्यूटी, मोरल नॉर्म्स या मोरल रूल हमें प्रेस्क्राइब किया गया है कि हमें इसी के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। यानी कि ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमें इस मोरल रूल को बिना कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह किए हुए क्या करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए। डू नॉट लाई, इस मोरल रूल को हमें बिना कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह किए हुए अप्लाई करना चाहिए। ऐसे ही मैं आपको कहूँ, आपने सुना भी होगा कि हमेशा गरीबों की मदद करनी चाहिए, ऑलवेज हेल्प द पुअर। इफ यू आर सेइंग ऑलवेज हेल्प द पुअर, तो क्या ये ऐसा थोड़ी ना कि यूएस में जाके बदल जाएगा कि गरीबों की मदद नहीं करनी चाहिए, उनकी किडनी निकाल के बेच देनी चाहिए, उनकी आंखें निकाल के बेच देनी चाहिए, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, गरीबों की मदद करना चाहिए, इट अप्लाइज एवरीवेयर, इट इज एन इम्परेटिव, ठीक है ना। तो कैटेगोरिकल इम्परेटिव का मतलब क्या हो गया, ठीक है, कि कुछ ऐसे मोरल कमांड्स हैं, कुछ ऐसे नैतिक आदेश हैं जो अनकंडीशनल हैं। यानी हमें इन नैतिक आदेशों को, मोरल कमांड्स को बिना किसी शर्त के अनकंडीशनली क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। हमें इन नैतिक आदेशों को, मोरल कमांड्स को अनकंडीशनली फॉलो करना चाहिए। क्यों फॉलो करना चाहिए, ये मीन्स पार्ट से जुड़ा हुआ है, ये हमारे मोरल ड्यूटी वाले पार्ट से जुड़ा हुआ है। और जब हम इन कमांड्स को फॉलो कर रहे हैं तो हमें कॉन्सिक्वेंसेस की, परिणाम की या एंड की परवाह नहीं करना चाहिए। इट मीन्स वी शुड फॉलो दीज मोरल रूल्स इन ऑल सिचुएशंस। एंड व्हाई वी शुड फॉलो, बिकॉज दिस इज द राइट थिंग टू डू। यही तो हमें करना है, यही हमारा मोरल कमांड है, इसे ही हमें करना चाहिए। यानी कि कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी मैक्सिम, अगर वो यूनिवर्सलाइजेबल है, राइट, ऐसा मोरल कमांड है जो यूनिवर्सलाइजेबल है।
हमारे ड्यूटी से जुड़ा हुआ है, राइट। साथ ही साथ एब्सोल्यूट इन नेचर है, तो वो क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा कांट का कैटेगोरिकल इम्परेटिव, वही हो गया कांटियन एथिक्स। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, रेस्पेक्ट योर सीनियर्स एंड एल्डर्स, रेस्पेक्ट योर टीचर्स, तो ये क्या हो गया, एक मोरल कमांड हो गया। अब आपको पहचानना है कि ये मोरल कमांड, ठीक है, किस चीज से गाइडेड है, क्या ये कांटियन एथिक्स से गाइडेड है? सो द आंसर इज यस, ठीक है, ये कांटियन एथिक्स से गाइडेड है, ठीक है। नेवर एक्सेप्ट द ब्राइब इफ यू आर अ पब्लिक सर्वेंट, अगर आप एक पब्लिक सर्वेंट हो तो आपको कभी घूस नहीं लेना चाहिए। तो ये क्या हो गया, एक मोरल कमांड हो गया ना, नैतिक आदेश हो गया कि इफ यू आर अ पब्लिक सर्वेंट यू शुड नेवर एक्सेप्ट द ब्राइब, ठीक है। तो इफ यू आर फॉलोइंग दिस इन प्रिंसिपल while doing your duty, so this is guided by the Kantian ethics, यही क्या है, कांटियन एथिक्स से गाइडेड है, ठीक है। तो कांट की कैटेगोरिकल इंपेरेटिव को आप समझ पाए हो, चलो ठीक है। इन फ्यूचर यू विल बी इन एडमिनिस्ट्रेशन, आप एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बनोगे, एंड व्हेन यू विल बी एडमिनिस्ट्रेशन, जब आप एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन में रहोगे तो आपके सामने बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहां आपको बहुत टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे, जहां एथिकल डिलेमा होगा, फिर भी आपको मोरल कमांड्स को या ड्यूटी बेस्ड एथिक्स को फॉलो करना पड़ेगा। सपोज मान लेते हैं कि आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, ठीक है, बिहार में किसी डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, और आपको पता ही है कि बिहार में सड़कें और पुल किस तरह से बनते हैं, पता है ना, ठीक है। वहाँ पे पुल भी चोरी हो जाता है रातों में, ठीक है। तो मान लो कि आप ऐसे ही किसी डिस्ट्रिक्ट में हैं और वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टर है, और कॉन्ट्रैक्टर बहुत ही दबंग है, ठीक है, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स उसी को मिलते हैं, ठीक है, सड़क बनाने का ठेका, पुल बनाने का ठेका, सब उसे ही मिलता है। आप नए नए सेलेक्ट हुए हैं, पहली बार आपको पोस्टिंग मिली है, बिहार कैडर है, और आप चले गए उस ज़िले में, ठीक है। और आपके पास एक फाइल आती है, कॉन्ट्रैक्ट उसे ही मिला हुआ, उसी कॉन्ट्रैक्टर को, ठीक है। और जो फाइल है उसमें आप ये देखते हैं कि जो प्रोजेक्ट है, कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया है कि उस प्रोजेक्ट का प्राइस इन्फ्लेट कर दिया, यानी जो काम, ठीक है, 80 लाख रुपए में हो जाना था, उस काम के लिए उसने जो एस्टिमेट दिया है वो लगभग 12 करोड़ रुपए का है। ये देख के आपका दिमाग घूम गया कि ये क्या है, ये इस प्रोजेक्ट में तो 80 लाख 1 करोड़ रुपए ज़्यादा खर्च नहीं हो सकते, एंड इज गिविंग मी फाइल इन विच द प्रोजेक्ट कॉस्ट इज 12 करोड़ रुपीज़। अब ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि प्रोजेक्ट कितने में हो जाएगा, 80 लाख रुपीज़ में, और कॉन्ट्रैक्टर ने जो आपको एस्टिमेट दिया है वो कितने का दिया है, 12 CR का। अगर आप उस फाइल को साइन कर देते हो, राइट, तो ये बताओ कि ये जो पब्लिक मनी है, ये जो टैक्स पेयर्स हैं, अच्छा टैक्स पेयर्स में हमेशा ये मत समझ लेना, ठीक है, कि जो हमारी समाज में जो अमीर लोग हैं वही टैक्स पे करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये सोच के अगर आप बहुत पैसे वाले हो, ठीक है, मर्सिडीज़ वगैरह चलते हो, तो बहुत मूँछों पे ताव नहीं देना है कि टैक्स पे मैं ही करता हूँ, ठीक है। एक रिक्शा वाला भी जब दुकान से दाल का एक पैकेट खरीदता है, आटा का एक पैकेट खरीदता है, समझ गए ना, चिप्स का एक पैकेट खरीदता है, तो उस समय वो भी टैक्स दे रहा होता है। तो ये बात आपको समझना है कि हम सब टैक्स पेयर्स हैं, हर आदमी टैक्स दे रहा है। सड़क पे चलने के लिए टोल आप पे करते हो ना, टोल फी, बाइक खरीदते हो तो कुछ पैसे गवर्नमेंट को देते हो ना, राइट, कार खरीदते हो तो कुछ पैसे गवर्नमेंट को देते हो ना, इनकम टैक्स देते हो, नहीं भी देते हो तो जो भी आप परचेज करते हो उसका कुछ हिस्सा तो आप देते ही देते हो जीएसटी के रूप में। तो बताओ ये पैसा क्या हो जाएगा, टैक्स पेयर्स की मनी को बर्बाद करना हो जाएगा। तो आपने कहा कि नहीं, मैं इस फाइल को साइन नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या होगा, ये क्या है, करप्ट प्रैक्टिस है, दिस इज लाइक वेस्टिंग द टैक्स पेयर्स मनी, ये टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद करना हुआ, ये करप्ट प्रैक्टिस हुआ, और मैं इस फाइल पे साइन नहीं करूँगा। कॉन्ट्रैक्टर आया आपके पास, उसने कहा साहब आप लग रहा है पहली बार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बने हैं। आपने कहा कि हाँ यार पहली पोस्टिंग है। उसने कहा आप नए हैं। कहा हाँ मैं नया हूँ, इसमें क्या है। कहा आपको पता नहीं सर, अगर आप इस फाइल को आगे पास करोगे, आप इस फाइल पे साइन करेंगे, ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट कॉस्ट का, ठीक है,
5% आपको कमीशन मिलेगा, कट मिलेगा। अब आपने तुरंत कैलकुलेटर निकाला और कहा 12 CR का 5% कितना हुआ, यानी 60 लाख रुपीस का कमीशन मुझे मिलेगा। और साहब ये सारा पैसा मैं आपको कैश में दूंगा, ठीक है। यानी 60 लाख रुपीस का कट देने के लिए वो आपको तैयार है। आपने कहा नहीं भाई, मैं तो भाई कांटियन एथिक्स को फॉलो करता हूँ, डोंट टेक द ब्राइब, घूस मत लो और एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स, रूल्स के अकॉर्डिंग काम करो, तो मैं ये काम नहीं करने वाला। कॉन्ट्रैक्टर ने कहा 10% का 10% मिलेगा आपको, ठीक है। यानी अब आपका प्राइस बढ़ गया। ईमानदार अधिकारी अगर घूस लेता है तो उसे ज़्यादा मिलता है 10%। अब क्या हो गया, अब ये 1.2 CR हुआ। आपने कहा यार सैलरीज तो इतना मैं 4-5 साल में बचा नहीं पाऊंगा, सिर्फ एक साइन करना है एंड आई विल गेट 1.2 CR। आपने क्या कहा, फिर भी आपने कहा नहीं, आई विल नॉट डू दिस, मैं ये काम नहीं करूंगा। उसने कहा सोच लो, अगर आप ये काम नहीं करोगे तो हमारे पॉलिटिकल कनेक्शंस भी हैं, आपकी जगह कोई और आएगा और वो इस फाइल पे साइन करेगा। आपने कहा वॉट एवर बी द कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंस कुछ भी हो, मैं ये काम नहीं करूंगा। इट मीन्स यू हैव रिफ्यूटेड, आपने रिफ्यूज कर दिया, राइट, टू टेक द ब्राइब, ब्राइब लेना। यू हैव रिफ्यूटेड टू बी अ करप्ट सिविल सर्वेंट, ठीक है। आप एक करप्ट सिविल सर्वेंट हो, इसके लिए आपने क्या कर दिया, रिफ्यूट कर दिया। अच्छा देखो, आपका ये डिसीजन जो है, जाने अनजाने में आपने पता नहीं कितने गरीबों के आंसू पोंछ दिए, आपको नहीं पता, ठीक है। आप ये बताओ कि ये प्रोजेक्ट में धांधली कितनी बड़ी हो रही थी, और हमारे हिंदुस्तान में गरीबी, पोवर्टी की समस्या कितनी गहरी समस्या है। बिहार वगैरह में तो ये और भी खतरनाक है, ठीक है। और देखो गांधी जी ने एक बात कही थी, गांधी जी ने कहा था कि अगर पोवर्टी या गरीबी धीरे धीरे ये सिस्टमेटिक बन जाए, साइक्लिक बन जाए और जनरेशनल बन जाए, तो ये भी एक तरह का क्या है, वायलेंस ही है, हिंसा ही है। आप इमेजिन करो किसी रिक्शा पुलर के 3 जनरेशन्स को, जो रिक्शा पुलिंग कर रहे हैं, शहर के किसी स्लम में रह रहे हैं जहाँ वाटर की फैसिलिटीज़ नहीं है, उनके बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, राइट। और बीच बीच में उनके स्लम्स पे बुलडोज़र भी चल जाता है, ठीक है। तो फिर उन्हें सड़कों के किनारे सोना पड़ता है, उसके बच्चों को फिजिकल वायलेंस, अब्यूज़ का शिकार होना पड़ता है, ठीक है। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि उसे भीख मांगना पड़ता है। तो इस तरह की गरीबी जो है वो हिंसा का ही एक रूप है। तो अगर हम समाज से गरीबी को नहीं कम कर रहे हैं, इफ वी आर नॉट एबल टू टैकल द मीनेस ऑफ poverty, it means that at the same time we are increasing the intensity of violence in our society। हम अपने समाज में हिंसा को भी बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और हिंसा हमेशा किसको जन्म देती है, प्रतिहिंसा को। तो कई बार अपराध जो होता है, क्राइम जो होता है, इसका भी एक मनोविज्ञान होता है, साइकोलॉजी होती है। जैसे कोई स्लम ड्वेलर, स्लम में रहने वाला कोई गरीब आदमी किसी सोसाइटी में घुस गया और उसने कुछ चोरी कर ली, ठीक है। आपने पकड़ा उसको और जम के पीटा, ठीक है। होता है ना ऐसा, जब कोई ऐसा छोटा मोटा चोर अगर पकड़ा जाए या कोई पॉकेट मार है या मोबाइल चोरी करने वाला है, तो फिर आप सब लोग तो फिर टॉम क्रूज और जैकी चेन बन जाते हो, जम के उसकी पिटाई करते हो। लेकिन अगर आपके कोई फैमिली में आपके अंकल, मैटरनल अंकल, ठीक है, फैमिली फ्रेंड आईएएस या पीसीएस ऑफिसर हैं और वो जम के करप्शन से पैसे कमा रहे हैं, तब आप क्या कहते हो, बहुत तेज तर्रार ऑफिसर हैं। क्या उसे तेज तर्रार ऑफिसर कहेंगे, वो भी तो दिस दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्टीलिंग, ठीक है। तो यू विल सी व्हेन यू विल observe very minutely, there are so many IAS IPS officers who are very smart in their work, who are very talented, ठीक है, वेरी स्मार्ट, अपने काम में बहुत दक्ष हैं। दे आर बाउंडेड बाय द मोरल सेंस ऑफ ड्यूटी,
उनको ये पूरी समझ है कि हमें करप्शन नहीं करना है, करप्ट मीन से पैसा नहीं कमाना है, और एडमिनिस्ट्रेशन में हम आए ही इसीलिए हैं ताकि हम गरीबों के लिए कुछ अच्छा कर सके। बट दे आर साइड लाइंड इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ठीक है, आज भी। ठीक है, उनको मतलब पोस्टिंग, अच्छी बुरी पोस्टिंग जैसी कोई चीज़ नहीं होती, बट स्टिल दे विल नॉट गेट द की पोजीशंस इन एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में उनको की पोजीशंस नहीं मिलेगा। इट शोज दैट करप्शन हैज बिकम सिस्टमिक इन नेचर। भ्रष्टाचार अपने चरित्र में संस्थागत हो चुका है। इट हैज बिकम सिस्टमिक। अदरवाइज व्हाट शुड हैपन, क्या होना चाहिए? The good and smart and brilliant IAS and IPS officers should be given the key positions to handle the task of administration. जो भी हमारे ऐसे नए बच्चे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, उनको की पोजीशंस मिलनी चाहिए। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट है, इसका नेटवर्क ठीक से काम नहीं कर रहा है। रिवॉर्ड किसको मिल जाता है? जिनको आप तेज तर्रार कहते हो। पनिश किनको कस कर दिया जाता है? ठीक है, जो वाकई कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो आपने एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन द स्टेट ऑफ बिहार, इन अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, आपने जो डिसीजन लिया, ठीक है, कि आपने फाइल को आगे नहीं बढ़ाया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका ये जो एक्शन है, इट इज गाइडेड बाय अ मोरल सेंस ऑफ ड्यूटी। यू आर नॉट केयरिंग फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। आपका जो कर्म है, आपने जो भी प्रशासनिक निर्णय लिया, ये नैतिकता के प्रतिमानों के आधार पर है। आपका कर्म उन्हीं उद्देश्यों से संचालित है। आपने परिणाम की कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह न करते हुए ये डिसीजन लिया। यानी कि आपने किस चीज को ध्यान रखा? मीन्स को ध्यान रखा या एंड को ध्यान रखा? सो द आंसर इज मीन्स को ध्यान रखा। ठीक है, तो यहां पे वो इंपरेटिव एसर्शन या स्टेटमेंट क्या है कि नेवर एक्सेप्ट द ब्राइब, डू नॉट प्रोमोट द करप्ट प्रैक्टिसेस। ये हो गया इंपरेटिव। ठीक है, स्टेटमेंट। और ये क्या है? इट इज ऑलवेज यूनिवर्सल एंड एब्सोल्यूट इन नेचर। आपने उसी के अकॉर्डिंग काम किया। दैट इज वाई इट इज ऑलवेज यूनिवर्सल एंड एब्सोल्यूट इन नेचर। नाउ इमेजिन कि इफ, ठीक है, अब इसको आपको ऐसे भी समझना है कि चलो ठीक है, ठीक है, मैं अपने मोरल डिसीजंस को कैसे जज करूं कि सही है कि गलत है? तो देयर इज वन मोर मेथड कि क्या मैं जो काम करने जा रहा हूँ, वट एवर द एक्शन आई एम गोइंग टू टेक, मैं जो भी प्रशासनिक निर्णय लेने जा रहा हूँ, अगर दूसरे सिविल सर्वेंट्स या ब्यूरोक्रेट्स वो भी इसी तरह का डिसीजन लेने लगे हैं, यानी कि ये जो डिसीजन मैं लेने जा रहा हूँ, ठीक है, जिन पैरामीटर्स के बेसिस पे ये डिसीजन लेने जा रहा हूँ, जिन मानदंडों के बेसिस पे मैं डिसीजन लेने जा रहा हूँ, अगर दूसरे सिविल सर्वेंट्स भी इन्हीं पैरामीटर्स के बेसिस पे डिसीजन लेने लगे तो क्या होगा? तो व्हाट विल बी द आंसर? ठीक है, अगर सारे सिविल सर्वेंट्स, इफ दे स्टॉप टेकिंग द ब्राइब्स, इफ दे रिफ्यूज टू बी करप्ट, व्हाट विल हैपन? ठीक है, इससे हमारा देश मजबूत होगा, हमारे गरीब क्या होंगे? सशक्त होंगे, हमारी जो भी सिस्टम, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो ज़्यादा क्या होंगी? ज़्यादा कैपेबल और इफ़िशियंट बनेंगी। बट जस्ट अपोजिट, अब आप ऐसे तरह सोचो कि अगर आपने ये सोचा कि नो, आई विल टेक द ब्राइब, हाँ मैं घूस लूंगा, आई विल टेक द ब्राइब। नाउ जस्ट थिंक इट कि इफ ईच एंड एवरी सिविल सर्वेंट will act like this कि yes, I will also take bribe, I will also take bribe, I will also take bribe। अगर सारे सिविल सर्वेंट, if they all started taking bribe, सभी घूस लेने लगे, if they all started promoting corrupt practices and behavior, अगर सारे के सारे भ्रष्ट आचरण और व्यवहार को प्रोत्साहित करने लगे, इन दैट सिचुएशन व्हाट विल हैपन? ऐसी स्थिति में क्या होगा? द इंटायर सिस्टम विल कोलैप्स। पूरी की पूरी व्यवस्था खंडित हो जाएगी। इट मीन्स if we will try to ensure our personal gain being in administration, then ultimately it is going to violate the human dignity in the society। प्रशासन में रहते हुए अगर हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो मानव गरिमा है, ह्यूमन डिग्निटी है, ये इसको क्या करेगा? प्रभावित करेगा। समझ पाए? तो हमारा डिसीजन गाइडेड है किस चीज से? नॉर्म्स से, कुछ प्रिस्क्रिप्शन से, कुछ कैटेगोरिकल स्टेटमेंट से। ठीक है, जो इंपरेटिव है उसके हिसाब से हम क्या कर रहे हैं? डिसीजंस ले रहे हैं। तो
ये हो जाएगा कांटियन एथिक्स का एग्जाम्पल। मेरी बात समझ गया? दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। ये दूसरा एग्जाम्पल बड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। एक मेरे नोन है ना, तो वो HR मैनेजर हैं, राइट। तो उन्होंने क्या किया कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में HR थे और वो टीचर्स को रिक्रूट करते थे। तो वाइल मीन्स एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को उन्होंने नया नया ज्वाइन किया था, एंड व्हाट हैपेंड दैट कुछ नए बच्चे, न्यू मतलब अटेम्प्ट इतने सारे बच्चे देते हैं, तो 2 4 5 साल तैयारी करने के बाद मतलब आपको भी सिलेबस की उतनी जानकारी हो सकती है कि आप एक अच्छे टीचर बन सको, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वो HR मैनेजर है। तो उन्होंने देखा यार इंटरव्यू के लिए जो बच्चे मेरे पास आ रहे हैं वो बहुत ही इफिशियंट हैं, दे कैन डू जस्टिस विद द टीचिंग, राइट। उसके बाद वो कंपनी के CEO से उनका मिलना होता है और उस कंपनी के CEO से कहते हैं कि भाई वी आर गेटिंग वेरी गुड टैलेंट्स, आई एम इंटरव्यूइंग वेरी एफिशिएंट कैंडिडेट्स, मैं बहुत अच्छे कैंडिडेट्स का इंटरव्यू ले रहा हूँ, एंड वी शुड प्रमोट न्यू पीपल, new and young generations in this field. Okay, so we should rely on these new young bright candidates, yet they have failed the examination, but still they are able to guide the aspirants in a very effective manner. ठीक है, देखो, दो तरह के टीचर हो सकते हैं, एक जिन्होंने इस एग्जाम को क्लियर किया है, दूसरे जिन्होंने इंटरव्यू दिया, मेंस दिया, बट किसी कारण से वो नहीं क्लियर कर पाया। तो देखो, जो क्लियर नहीं कर पाया ये कोई पैरामीटर नहीं है कि वो अच्छा टीचर नहीं हो सकता, और जिसने क्लियर कर लिया वो अच्छा टीचर हो, ये भी यूनिवर्सल नहीं है। मेरी बात समझ गया ना? मेनी सिविल सर्वेंट्स हु आर इन सर्विसेज, ओके, सम ऑफ माय फ्रेंड्स व्हेन दे मीट, तो वो कहते हैं कि वी लाइक टू टीच, आई लाइक टू टीच, मैं पढ़ाना चाहता हूँ। अच्छा ये बताओ, अगर आप सिविल सर्विसेज में हो, अगर आप गरीब बच्चों को वाकई पढ़ाना चाहते हो, पुअर एस्पायरेंट्स, आप चाहते हो कि भाई बहुत सारे बच्चे हैं जिनका सपना सिविल सर्विसेज में जाने का है और उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो मैं उनको गाइड करना चाहता हूँ, तो इसके लिए आपको नौकरी छोड़ने की ज़रूरत क्या है? 3 से 4 लाख रुपए अफोर्ड कर सकते हो, घर में स्टूडियो सेटअप बना सकते हो, और फिर यूट्यूब पे आ सकते हो और बच्चों को गाइड करो, ठीक है। आपको नौकरी छोड़ के आके गाइड करने की ज़रूरत नहीं। चलो ठीक है, अगर आप नौकरी छोड़ के आके गाइड करना चाहते हो, इट शोज़ कि कहीं ना कहीं आपके अंदर, ठीक है, जो एंटरप्रेन्योर बनना, बिजनेसमैन बनना, या फिर आपके सामने जो 2 4 एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने 5 6 साल में बहुत पैसे कमा लिए इस एजुकेशन सेक्टर से, तो कहीं ना कहीं आप वैसा बनना चाहते हो, ठीक है। तो वहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसमें एक सेगमेंट कुछ ज़्यादा भारी है। हो सकता है कि आप बच्चों के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से कनेक्ट होना चाहते हो, बट एट द सेम टाइम बिजनेस, ठीक है। तो ठीक है, आपने सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया, फिर आप बिजनेसमैन बनने, टीचर कम बिजनेसमैन, ठीक है ना। तो देखो, कभी भी हमें वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच लेके नहीं चलना चाहिए। बहुत सारे ऐसे सिलेक्टेड बच्चे हैं जो बहुत ही अच्छे मतलब टीचर्स हैं, जो बच्चों को बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो मतलब सेलेक्ट है, कोशिश कर रहे हैं, बट दे आर नॉट गुड टीचर्स। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं किया, बट स्टिल दे आर वेरी गुड टीचर्स, ठीक है ना। तो हमारे एक्शंस, ठीक है, डिसाइड करते हैं, ठीक है, कि हम आवर डिसीजंस आर राइट और आवर डिसीजंस आर रॉन्ग। तो मैं HR की एग्जांपल बता रहा था, तो फिर उन्होंने ये सजेशन दिया, और कि भाई हमें मतलब आमतौर पे इस इंडस्ट्री में एक चलन है कि रेफरेंस से जॉब्स मिलती हैं, ठीक है। वन विल रेफर, A विल रेफर B विल रेफर C विल रेफर D, तो इस तरह से एक चेन बना हुआ है ना। तो अगर ये चेन टूटेगा तो इफिशियंसी बढ़ेगी। इफ न्यू जनरेशन पीपल विल कम एंड विल स्टार्ट गाइडिंग एस्पायरेंट्स, तो उनकी एनर्जी लेवल काफ़ी अच्छी है, राइट। मतलब पुराने लोगों के पास एक्सपीरियंस है, तो हर चीज़ के अपने प्रॉस एंड कॉन्स तो होते ही हैं, बट स्टिल आई थिंक दैट न्यू पीपल शुड गेट द अपॉर्चुनिटी। एंड अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैपेंड दैट HR लॉस्ट हिज जॉब द वेरी नेक्स्ट डे। जो ये सलाह लेके गया था, राइट, कि भाई, है ना, आई विल स्पीक द ट्रूथ and I will suggest the CEO that we should promote ethical responsibility, right?
तो अल्टीमेटली हम यहाँ पर्सनल गेन के लिए काम नहीं कर रहे हैं, एजुकेशन एक पब्लिक गुड है, और शायद इस तरह से जो नए रिक्रूटमेंट्स होंगे तो इससे हमें काफ़ी फायदा होगा। द नेक्स्ट द एच आर वॉज फायर्ड, ठीक है। सो देखो, एच आर डिड नॉट केयर फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। एच आर का काम है रिक्रूटमेंट्स में एफिशिएंट लोगों को लेके आना, ठीक है। और वो एफिशिएंट लोगों को कैसे लेके आ सकता है, इसके लिए उसने क्या किया, ट्रूथफुलनेस इन शेयरिंग द आइडिया और ओपिनियन विद द सीईओ, ठीक है। और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, उसने कॉन्सिक्वेंस के बारे में नहीं सोचा कि व्हाट विल हैपन, हाउ द सीईओ विल रिस्पॉन्ड, बट उसने क्या किया, ट्रूथफुलनेस, सच्चाई से अपनी बात रखी, ठीक है। व्हाट हैपन, तो ये कोई बेंचमार्क नहीं है कि नए लोग नहीं पढ़ा सकते। मैं जिन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ या मैंने जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाया था हिस्ट्री, उनमें से कुछ बच्चे हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं एंड दे आर वेरी गुड टीचर्स, हो सकता है मुझसे भी बेहतर पढ़ाएं। तो ये कोई बेंचमार्क नहीं है कि मतलब मैं गुरु हूँ, कोई मेरा स्टूडेंट है तो वो मुझसे बेहतर नहीं हो सकता है, ये फिर तो एरोगेंस है। दिस इज अ काइंड ऑफ एरोगेंस। सो विथ ह्यूमिलिटी वी शुड एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि इफ वी आर प्रोमोटिंग वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग, तो ये कॉन्सेप्ट हम जिसको समझा रहे हैं उसको तो समझ में आएगा ना, और जो समझ में आएगा तो वो आगे किसी दूसरे को समझाएगा। तो इट मीन्स दैट इन दिस वे वी आर एम्पावरिंग द एस्पायरेंट्स, राइट। एंड दिस इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स फॉर लर्निंग, यूट्यूब, राइट। ये वो दुनिया नहीं है जिसमें आप बहुत ही सिस्टमेटिक प्रिपरेशन कर सकते हो, वेरी ऑनेस्ट। यूट्यूब वीडियोज से आप मॉड्यूल मॉड्यूल देख के अपनी तैयारी को करेक्ट कर सकते हो, बट यू शुड नॉट कंप्लीटली रिलाई ऑन दिस, ठीक है। कुछ तो इम्पोर्टेंस है ऑफलाइन कोचिंग्स का और टीचर्स का, right? Okay, and about the advertisements, we all know that how advertisements run. इतना समझने के लिए आप अनाड़ी नहीं हो, ठीक है, कि कैसे एडवर्टीजमेंट्स रन किए जाते हैं, ठीक है। सो वी शुड एक्सेप्ट द एफर्ट ऑफ आवर मेंटर्स, टीचर्स, द इवेलुएटर्स हु आर evaluating our copies in our सक्सेस जर्नी। अगर आप किसी टीचर की प्रिंटेड बुकलेट पढ़ते हो और आपका रिजल्ट होता है, अगर आप किसी टीचर की यूट्यूब वीडियोस को देखते हो और कहीं ना कहीं आपकी जर्नी में वो हेल्पफुल है, सो व्हेन यू आर सेलेक्टेड यू मस्ट, ओके, क्या करना चाहिए, यू मस्ट एक्सेप्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ दैट पर्सन, ओके, विदाउट केयरिंग फॉर द मटेरियल गेन्स, ठीक है। वहीं से आपकी जर्नी शुरू होती है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड की। तो अगर आप अपनी जर्नी के पहले स्टेप पे ही करप्ट हो जा रहे हो कि किसी ने 1-2 लाख रुपए 3 लाख रुपए का लालच दिया, और पैसेंजर ट्रेन में जैसे यात्रियों की भीड़ ठूस ठूस के भरी जाती है, वैसे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को बुला के, ठीक है, इकट्ठा कर लिया, तो एट द वेरी स्टेज यू आर गोइंग टू बी करप्ट, एंड दिस इज नॉट गुड फॉर योर करियर ऑल्सो, because the people are watching you, the people are watching your actions. So if you are selected, you are going to be an inspiration for the future generations to come. तो हमारी सफलता इस चीज़ को लेके भी है, ये नहीं कि हम सफल हो गए, सफल होने की डेफिनेशन जो है ना, ऐसी कोई डेफिनेशन है नहीं, ठीक है। इंसान कब सफल हो गया, कौन असफल हो गया, इसको डिफाइन नहीं कर सकते। पीपल हैव डिफरेंट पैरामीटर्स टू डिफाइन, बट यू कांट डिफाइन, ठीक है। नाउ अब एक और एग्जांपल मैं आपको दूं, 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट की एक रूलिंग थी, और वो ये थी कि गवर्नमेंट सर्विलेंस, मतलब कोई क्राइम ना हो, इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट सर्विलेंस करती है। बट दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट सर्विलेंस जो है इसका कोई लीगल बेसिस होना चाहिए, ठीक है। आर्बिट्ररीली मनमाने तरीके से आप किसी भी व्यक्ति की प्राइवेसी को वायलेट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये जो डिसीजन है, दिस डिसीजन इज आल्सो गाइडेड बाय कांटियन एथिक्स। क्या, कैसे, दिस डिसीजन इज गाइडेड बाय कांटियन एथिक्स। कांटियन एथिक्स मींस कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। तो यह स्टेटमेंट क्या है कैटेगोरिकल इंपेरेटिव से, दैट वी शुड रिकॉग्नाइज द डिग्निटी ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, वी शुड सर्व इंडिविजुअल्स एज मीन्स नॉट द एंड्स। यानी कि हमें
इस व्यवस्था में मानव गरिमा का ध्यान पूरी तरह से रखना चाहिए। ठीक है, मानव गरिमा या मानव गरिमा के महत्व को स्थापित करना होगा। ठीक है, और इंडिविजुअल्स जो हैं, स्टेट इनको मीन्स की तरह ट्रीट करे, एंड्स की तरह ना ट्रीट करे। और ये जो प्रिंसिपल है, इट अप्लाइज एवरीवेयर इन ईच एंड एवरी कंट्री, किसी भी देश में लागू होता है कि ये जो भी सिस्टम है, पॉलिटिकल, इकोनॉमी, वॉट एवर द सिस्टम इज, इट इज फॉर प्रोमोटिंग द डिग्निटी ऑफ ह्यूमंस, पर्सन्स। ये लोगों की डिग्निटी को ही तो प्रमोट करने के लिए। तो इससे क्या पता चलता है आपको कि कांटियन एथिक्स का मतलब क्या हो गया? आर्बिट्रेरी सर्वेलेंस नहीं होना चाहिए किसी भी सिटीजन का, सिटीजन के राइट टू प्राइवेसी का ध्यान रखा जाना चाहिए। ये सारे जो स्टेटमेंट्स हैं, असर्शंस हैं, या फिर मोरल कमांड्स हैं, जिनको आप इम्परेटिव कहते हो, दे आर कैटेगोरिकल इन नेचर, दे आर एब्सोल्यूट, अनकंडीशनल एंड आर टू बी अप्लाइड यूनिवर्सली। ये एब्सोल्यूट है, अनकंडीशनल है, और साथ ही साथ इनको क्या करना चाहिए? यूनिवर्सली अप्लाई भी करना चाहिए। इसलिए क्या है? डिओन्टोलॉजिकल एथिक्स, ड्यूटी बेस्ड एथिक्स। ठीक है, या कांट्स कैटेगोरिकल इंपेरेटिव, या ओवरऑल ये किसका ब्रांच है? नॉर्मेटिव एथिक्स, इसका ये हिस्सा है। ठीक है, ये बात आप समझ गए, ये चीज़ है। अब एक दूसरा एग्जांपल मैं आपके साथ बताता हूँ। जैसे जैसे एक मैं सर्सन बता रहा हूँ कि ईच एंड एवरी ऑफिशियल हु इज सर्विंग, ओके, इन द एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अब इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कि इफ यू आर एन ऑफिशियल हु इज सर्विंग इन रेलवेज, ठीक है, रेलवेज में क्या है? आपकी ड्यूटी है। ठीक है, आप सीनियर रेलवे ऑफिशियल हैं, यानी कि आप, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए सीनियर रेलवे ऑफिशियल हैं। तो एक सीनियर रेलवे ऑफिशियल होने के नाते आपकी ड्यूटी क्या होगी कि आप ये जो रेल ट्रांसपोर्ट है, इसको ज़्यादा सेफ बनाओगे लोगों के लिए, कहीं कोई दुर्घटना ना हो, कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो, ये आपको इंश्योर करना है। तो ये बात जो है, ये एक असर्शन है और स्टेटमेंट है कि ईच एंड एवरी रेलवे ऑफिशियल शुड इंश्योर दिस थिंग, दैट दे शुड मेक द जर्नी ऑफ द पैसेंजर्स कंफर्टेबल, सेफ। ओके, उनको क्या करना है? लोगों की जर्नी को सेफ बनाना है, कंफर्टेबल बनाना है। ये क्या हो गया? एक असर्शन। बताओ, कोई भी रेलवे ऑफिशियल इस बात से इनकार कर सकता है कि नहीं? नहीं। इट अप्लाइज ऑन ईच एंड एवरी रेलवे ऑफिशियल हु इज सर्विंग ड्यूटी, नॉट ओनली इन इंडिया। चीन के रेलवेज में भी रेलवे ऑफिशियल से एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपको यही करना है, कि रेल ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा सेफ, इफिशिएंट कैसे बनाना है। अमेरिका में भी ऐसा होगा, कनाडा में भी ऐसा होगा। यानी कि ये असर्शन क्या है? टू बी अप्लाइड यूनिवर्सली, कैटेगोरिकल है। अब देखो क्या होता है, जैसे आप सीनियर, अब मान लो कि एक केस स्टडी आपको देता हूँ कि आप सीनियर रेलवे ऑफिशियल हैं, ठीक है, और एक नई ट्रेन लॉन्च होने वाली है। ठीक है, नई ट्रेन लॉन्च होने वाली है, गवर्नमेंट का बड़ा ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। ठीक है, और गवर्नमेंट एक नई ट्रेन लॉन्च करने जा रही है, और ट्रेन का नाम है, कुछ भी नाम रख लो, सनम बेवफा ट्रेन। ठीक है, ट्रेन का नाम है सनम बेवफा एक्सप्रेस, वो लॉन्च होने जा रही है। रेलवे मिनिस्टर का बड़ा, मतलब गवर्नमेंट का बड़ा ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, और इस प्रोजेक्ट को, इस इवेंट को, जैसे आज मान लो कल ट्रेन लॉन्च होने वाली है, और मतलब इसका जो उद्घाटन है वो कौन करने वाला है ना? खुद रेल मिनिस्टर करने वाला है, राइट। आप रेलवे ऑफिशियल हैं, आपको पता है कि कल उद्घाटन होगा, और गवर्नमेंट का बड़ा ये एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट था सनम बेवफा एक्सप्रेस चलाने का, और गवर्नमेंट चला रही है, कल इसका उद्घाटन है। बट बिफोर वन डे, ओके, जो लॉन्च डेट है उससे ठीक एक दिन पहले आपको ये पता चलता है कि इस ट्रेन के ब्रेक सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है। आप इंजीनियर्स को बुलाते हैं, कहते भाई देखो ब्रेक सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, कैसे ठीक किया जा सकता है। इंजीनियर्स देखते हैं, फिर वो कहते हैं कि भैया, सर, भैया नहीं, ठीक है तो सर, ब्रेक सिस्टम में प्रॉब्लम है, और इसको ठीक करने में 3 से 4 दिन लगेंगे, और उसके पहले इस ट्रेन को चलाना सेफ नहीं होगा पैसेंजर्स के लिए। अब आपके सामने बहुत बड़ी समस्या है। अगर आप पहले, मतलब इस चीज़ को, इस इंफॉर्मेशन को कंसील कर लेते हो, छुपा लेते हो,
ठीक है। तो अगले दिन रेल मिनिस्टर आएंगे, हरी झंडी दिखाएंगे, ठीक है, फोटोग्राफी होगी, न्यूज़पेपर में कटिंग्स आएगी, सरकार की वाहवाही होगी, आपकी भी पीठ थपथपाई जाएगी। इफ यू कंसील दिस इंफॉर्मेशन, बट इन फ्यूचर व्हाट विल हैपन, इससे क्या होगा, इट कैन प्रोमोट एक्सीडेंट्स। ठीक है। ये भी हो सकता है कि आपको उस लॉन्च डेट के 2 दिन बाद ही रिटायर होना है। तो आपने सोचा कि कौन लफड़े में पड़े, क्यों मैं इस इंफॉर्मेशन को कंसील कर लेता हूँ, है ना, नहीं तो रेल मिनिस्टर नाराज हो जाएंगे, तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। दो ऑप्शन है आपके पास। ठीक है। लॉन्च डेट के 2 दिन बाद आपका रिटायरमेंट है, तो आप इंफॉर्मेशन को कंसील कर लो एंड लेट द थिंग्स गो ऑन एज यूजुअल, उसको वैसे ही होने दो। दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि आप इंफॉर्मेशन को कंसील नहीं करोगे, छुपाओगे नहीं, एंड यू विल, ठीक है, डू व्हाट, you will bring this information in the knowledge of your senior officials and railway minister that due to these reasons the launch will be postponed। आपने कहा कि इन रीजंस की वजह से लॉन्च को हमें क्या करना पड़ेगा, पोस्टपोन करना पड़ेगा। अच्छा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है ये आपने नहीं सोचा। अब जस्ट इमेजिन करो कि अगर आप सीनियर रेलवे ऑफिशियल और आपने ये कहा कि लॉन्च डेट पोस्टपोन करना पड़ेगा, जो पहले से, ठीक है, प्री शेड्यूल्ड है, सबको पता है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, व्हाट विल हैपन इन दिस कंडीशंस, क्या होगा, ठीक है, एक्शंस आप पे होंगे। तो आपने कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह नहीं की, आपने एक मैगजिम के बिहाफ पे काम किया, और वो मैगजिम क्या था कि मतलब जो मैं कर रहा हूँ अगर सारे रेलवे ऑफिशियल इसी तरह से करने लगे, अगर वो पैसेंजर सेफ्टी का ध्यान नहीं रखे, तो फिर क्या होगा, ये पूरा का पूरा रेलवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही खतरे में आ जाएगा। तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है, ये मैगजिम है, एक असर्सन है सभी रेलवे ऑफिशियल से कि वो पैसेंजर सेफ्टी को इंश्योर करने की कोशिश करें, तो मैं इसी डायरेक्शन में काम करूंगा। आई विल टेक एक्शंस इन सिंक विद दिस imperative, this statement, which is categorical, which is absolute, which is unconditional, and which is okay universal in nature। ठीक है। आपको सस्पेंड कर दिया जाता है अगले दिन, बट आपका जो एक्शन है वो कांटियन एथिक्स से गाइडेड है कि मोरल रूल्स कैन नॉट बी ब्रोकन इवन फॉर द गुड रिजल्ट्स और गुड कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है। परिणाम अच्छा हो या कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में रख के मोरल रूल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि एज ह्यूमंस वी शुड बी कंपैशनेट। हमें ये बात समझना होगा कि पीपल आर नॉट ओनली स्टेटिस्टिक्स, लोगों को सिर्फ आंकड़ा नहीं समझना है। आजकल समाज में संवेदनहीनता इस स्तर से बढ़ती चली जा रही है कि किसी एक्सीडेंट्स में, किसी स्टैम्पेड भगदड़ में हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाइज, ठीक है, कम्स इन न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर सुबह से शाम तक 2-4 दिन तक चलाते हैं अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए, और हम टीवी खोल के बैठे रहते हैं, अपडेट्स को देखते रहते हैं, एंड यू विल फाइंड कि पीपल कंसीडर द डेथ्स एज द स्टेटिस्टिक्स ओनली। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, जैसे आप कोई ऑफिसर हो, कोई एक्सीडेंट हुआ, आपके पास पत्रकार आपका बयान लेने के लिए आए कि ऑफिशियल स्टेटमेंट आप कुछ, तो मान लो कोई एक्सीडेंट हुआ है, हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैव डाइड, एंड वाइल गिविंग ऑफिशियल स्टेटमेंट आप दांत निपोर के ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहे हो। ठीक है। ऑफिशियल स्टेटमेंट देते समय आप मुस्कुरा रहे हो, बेवजह दांत निकाले पड़े हुए हो। ठीक है। ये क्या दिखलाता है कि आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी है। तो हमें 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 क्या होना चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस, कल मैंने इसके पहले वाली क्लास में बताया भी था। तो ये बात है। तो कांटियन एथिक्स कैटेगोरिकल इंपेरेटिव का मतलब आप समझ पाए, आई होप कि समझ पाए होंगे। तो देखो अब डेफिनेशन आप खुद लिख सकते हो कि व्हाट इज कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। ब्रेक कर दो, कैटेगोरिकल क्या है, इंपेरेटिव क्या है, एंड देन यू कैन राइट द डेफिनेशन वेरी इजीली। इसके बाद आप डेफिनेशंस को लिख सकते हैं। इट इज़ नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, ये डिफिकल्ट टास्क नहीं है। तो आई होप दैट यू हैव गॉट माई पॉइंट। ठीक है, आप समझ पाए इन चीज़ों को। चलिए, नाउ वी आर मूविंग अहेड। और ये क्या हुआ,
सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ओके, तो कांट्स कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव आप समझ चुके होंगे। अब इस कांट्स कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव में देयर आर टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट्स हैं जिन्हें हमें समझने की ज़रूरत है। पहला है प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सैलिटी और दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी। और बहुत ही आसान है ये दोनों प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सलिटी, यूनिवर्सलिटी का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें एक्ट करना चाहिए उस मैक्सिम के अकॉर्डिंग। मैक्सिम को आप मोरल रूल भी कह सकते हो, मैक्सिम को असर्शन भी कह सकते हो, मैक्सिम को कांट्स कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव में जो वर्ड इम्पेरेटिव है या कमांड ये भी कह सकते हो। इसका मतलब ये है कि वी शुड एक्ट अकॉर्डिंग टू अ मैक्सिम। हमें एक मैक्सिम या सिद्धांत के अनुसार काम करना चाहिए, है ना। और वो मैक्सिम या सिद्धांत क्या? हमारे एक्शंस, मोरल एक्शंस, राइट। राइट और रॉन्ग में से राइट एक्शंस हैं कि नहीं ये हम कैसे जाने, तो इसका एक सिद्धांत है। और वो सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सलिटी। और वो प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सलिटी क्या है कि whatever you are doing, just imagine if it will become a universal law। ठीक है, so what will happen? जो मैं कर रहा हूं अगर ये यूनिवर्सल लॉ हो जाए तो क्या होगा? ठीक है, अगर जैसे मान लो इफ इन माई एक्शंस, इन माई ड्यूटीज आई एम प्रोमोटिंग वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, ठीक है, आई एम अ पैशनेट टीचर and I want to teach in any circumstances, even if I have some platform or not, I would like to teach, I would like to deliver good quality content to my students. And just I imagine ki if the other educators, if the newcomers who are just guided by this honest motive to teach the students, if they all started doing the same, what will happen? The journey of lakhs of UPSC aspirants will become easier. अगर किसी के पास रिसोर्सेज नहीं है, हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे एग्जाम क्लियर कर जाए, ठीक है। तो ये क्या होगा? एक नोबल एक्ट होगा। नाउ जस्ट इमेजिन अ डिफरेंट सिचुएशन। इफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल who is in this teaching profession, if he or she is guided by the interest of making more and more profits only, what will happen? ठीक है, अगर इस प्रिंसिपल को यूनिवर्सलाइज कर लिया जाए, अगर एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर करप्शन कर रहा है तो वो सोचे, जस्ट इमेजिन करे कि अगर करप्शन को यूनिवर्सल बना दिया जाए तो क्या होगा? प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सलिटी कर दिया जाए तो इंटायर सिस्टम विल बी कोलैप्स, ठीक है। अगर वो करप्ट प्रैक्टिस ना करे, से नो टू करप्शन, एंड जस्ट इमेजिन कि नो टू करप्शन को अगर यूनिवर्सल रूल बनाया जाए तो क्या होगा? सो इट विल प्रोमोट ऑर्डर एंड इट विल प्रोमोट एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। ये व्यवस्था को और बेहतर बनाएगा, सिस्टम को और भी ज़्यादा सक्षम बनाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सलिटी से भी हम अपने एक्शंस को जज कर सकते हैं कि अगर हमारे एक्शंस यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं या हम जो एक्शंस ले रहे हैं इसको यूनिवर्सली लोग एक्नॉलेज करें, फॉलो करें और ये यूनिवर्सल लॉ बनने की कंडीशन में हो तो हमारा एक्शन क्या होगा? ठीक है, कांटियन एथिक्स के अकॉर्डिंग ये एक्शन कैसा होगा? मोरल एक्शन, ठीक है। अब जैसे मान लो कि सिर्फ ऐसा नहीं कि एडमिनिस्ट्रेटर के ही पर्सपेक्टिव से आप सोच सकते हो, एज अ स्टूडेंट भी आप सोच सकते हो कि यू आर सिटिंग इन एनी एग्जाम, आप किसी परीक्षा में शामिल हो, परीक्षा दे रहे हो, ठीक है, और आपने सोचा कि परीक्षा देते हुए क्या कर ले, हम थोड़ी नकल भी कर लेते हैं, राइट। आप अगर आप ये सोचते हो कि इफ़ यू आर सिटिंग इन एग्ज़ाम एंड वाइल सिटिंग इन एग्ज़ाम इफ़ यू थिंक कि हम क्या कर लें, थोड़ा नकल भी कर लें, राइट। अगर ये विचार आपके दिमाग में आ रहा है कि इफ़ बाई सिटिंग इन एग्जामिनेशन इफ़ यू वांट टू डू सम चीटिंग लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग्स, सो व्हाट विल हैपन? ठीक है, इससे जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसका मतलब ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। चीटिंग को अगर हम यूनिवर्सलाइज कर दें तो फिर एग्ज़ाम का मतलब क्या रहेगा? और जब एग्ज़ाम का मतलब नहीं रहेगा, इट मीन्स कि सोसाइटी में मेरिट को कोई रिकग्निशन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि चीटिंग इज रॉन्ग। ये एक ऐसा इंपेरेटिव है जो कैटेगोरिकल है, ठीक है, क्योंकि चीटिंग अगर होने लगे तो एग्जामिनेशन सिस्टम का कोई मतलब नहीं है, एग्जामिनेशन सिस्टम के कोलैप्स हो जाने से, ठीक है, मेरिटोक्रेसी को प्रमोशन नहीं मिलेगा। जो मेरिट वाला मेरिट होल्डर है
उसको नौकरी नहीं मिलेगी, फिर तो चीटिंग करने वाले लोगों को नौकरी मिलेगी। ठीक है, ये हो गया आपका, यानी कि आपका एक्शन मोरल एक्शन है कि नहीं, इसको जज करने का एक प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सलिटी। अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन में है कि अगर यूनिवर्सल बनाते हैं तो भाई इससे कोलैप्स हो सकता है सोशल ऑर्डर, मोरल ऑर्डर, पॉलिटिकल ऑर्डर, इकोनॉमिक ऑर्डर, तो फिर ये एथिकल नहीं है। ठीक है, अगर हमारे एक्शंस को यूनिवर्सल बना दिया जाए और इससे सोसाइटी में पीस, ऑर्डर, शांति और व्यवस्था जैसी चीज़ें प्रमोट हो, प्रोत्साहित हो, सो दैट इज अ मोरल एक्शन। वही क्या है, मोरल एक्शन। नाउ वी आर कमिंग टू द सेकेंड प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब है कि ट्रीट अदर्स एज यू वांट टू बी ट्रीटेड। दूसरों के साथ आप वैसा ही व्यवहार करिए जैसा आप अपने साथ चाहते हैं। इस मैक्सिम के अकॉर्डिंग आप काम करिए। ये भी क्या है, ड्यूटी बेस्ड एथिक्स, इसी का हिस्सा है। ठीक है, डियोंटोलॉजिकल का ही है कि दूसरों के साथ हमें वैसा ही करना है, वैसा ही करना है जैसा हम अपने साथ चाहते हैं व्यवहार। राइट, जैसे गोल्डन रूल यही है, रेस्ट प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी को गोल्डन रूल भी कहा जाता है। ठीक है, और गोल्डन रूल क्यों कहा जाता है, फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि इफ़ वी आर एट सम वर्क प्लेस, हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो जो हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं, राइट, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि आपके सबॉर्डिनेट्स आपके साथ पोलाइटली बात करें। देखो, होता है ना, तो आपको भी अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ क्या करना होगा, पोलाइटली बात करना होगा। मेरी बात समझ गया ना, यानी कि स्पीकिंग पोलाइटली विथ योर सबॉर्डिनेट्स। जैसे बॉस को क्या लगता है, ठीक है, कि मैं अपने सबॉर्डिनेट्स की ऐसी तैसी कर दूंगा, ठीक है, और फिर भी सबॉर्डिनेट्स हमारे साथ क्या करें, रेस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट, ठीक है, बहुत अच्छा व्यवहार करें। तो इस तरह की एक्सपेक्टेशन ही गलत है। कर्टसी एट वर्क प्लेस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, आदर सम्मान आप अपने सबॉर्डिनेट्स का करो, ठीक है, आपके सबॉर्डिनेट्स आपको रेस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, रेसिप्रोकल है, और यही क्या है, मोरल रेसिप्रोसिटी। ठीक है, जैसे मान लो कि देयर इज अ ड्राइवर हु इज ड्राइविंग योर कार। ठीक है, तो थियरी ऑफ रेसिप्रोसिटी जैसे ही आप अप्लाई करोगे, है ना, तो उसमें क्या करोगे, अपने आप को उस ड्राइवर की जगह पे रख के सोचोगे कि अगर मैं इसका ड्राइवर होता, राइट, तो मैं क्या एक्सपेक्टेशन करता कि मेरा बॉस, मेरा मालिक मुझसे कैसे बात करे, कैसे पेश आए, उसका व्यवहार मेरे साथ कैसा हो, व्हाट विल बी माई एक्सपेक्टेशंस। तो आपने क्या किया, रेसिप्रोसिटी चेंज कर लिया सिचुएशन को। यू आर द बॉस एंड देयर इज अ ड्राइवर हु इज ड्राइविंग योर कार, ड्राइवर एंड बॉस। तो बॉस ने रेसिप्रोसिटी थियरी अप्लाई किया और खुद को ड्राइवर की जगह पे रख के सोचा कि अगर ड्राइवर बॉस होता और मैं ड्राइवर होता, तो ड्राइवर की एक्सपेक्टेशन क्या होती कि मैं उसके साथ कैसा व्यवहार करूं। और जैसे ही आप अपने आप को इस थियरी को अप्लाई करते हो और ऐसे देखते हो, तो फिर आपके डिसीजंस मोरल डिसीजंस होने लगते हैं। मेरी बात समझ गए ना, तो हमें एक सेंस ऑफ मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी में क्या करना है, रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, दूसरों के लिए सम्मान, ये भी रखना है, क्योंकि व्हेन वी डू रिस्पेक्ट फॉर अदर्स इट विल अल्टीमेटली प्रमोट मोरल डिग्निटी इन द सोसाइटी। जब हम समाज में दूसरों को सम्मान देंगे, तो इससे हमारे समाज में मानव गरिमा को प्रोत्साहन मिलेगा। और ऐसा ये लॉ जो है, ये यूनिवर्सली अप्लाइड, यूनिवर्सल एप्लीकेशन इसका। ठीक है, इंडिया में, इंडिया से बाहर कहीं भी जाओ तो ये लॉ क्या होगा, यूनिवर्सली अप्लाई होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी, इसके बेसिस पर भी हम अपने मोरल एक्शंस को राइट और रॉन्ग जज कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सलिटी, आप समझ गए, ये दो पैरामीटर्स हैं, और ये दोनों किसका हिस्सा है, कांट के कैटेगोरिकल इंपरेटिव का। सो आई होप दीज टू कॉन्सेप्ट्स यू हैव अंडरस्टूड, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम इसके बाद के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो दूसरी थियरी हमारी है, वो है मोरल एब्सोल्यूटिज्म। तो लेट्स डिस्कस दिस थियरी, मोरल एब्सोल्यूटिज्म। मोरल एब्सोल्यूटिज्म, ठीक है, इस वर्ड का मतलब ये है, देखो ये रूल बेस्ड इथिक्स है। रूल बेस्ड का मतलब क्या है कि ये जो रूल है यही तो मैक्सिम है, यही तो असर्शन है। ठीक है, और इस मैक्सिम और असर्शन के बेसिस पे व्हाट ऑट टू डू,
क्या किया जाना चाहिए ये बताया जाता है, और ये किस ब्रांच में बताया जाता है? नॉर्मेटिव एथिक्स में बताया जाता है कि क्या किया जाना चाहिए। कहाँ बताया जाता है? नॉर्मेटिव एथिक्स में बताया जाता है। तो ये मैक्सिम या जो रूल्स हैं, ये कैसे मैक्सिम या रूल्स हो सकते हैं? तो ये कोई रिलीजियस कमांडमेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, विभिन्न धर्मों में दिए गए जो उपदेश हैं वो हो सकते हैं, ये लीगल नॉर्म्स हो सकते हैं, ठीक है, साथ ही साथ यूनिवर्सल मोरल लॉज, कांट जिनको यूनिवर्सल मोरल लॉज कहता है, वो भी हो सकते हैं। यानी कांट का कैटेगोरिकल इंपेरेटिव, जो कांट कैटेगोरिकल इंपेरेटिव का बात करता है, इट इज पार्ट ऑफ मोरल एब्सोल्यूटिज्म। उसमें जो बताया गया है आपको उसके अकॉर्डिंग ही व्यवहार करना है, यानी वॉट एवर हैज बीन taught to you in normative ethics, you will be expected to behave in accordance with that. Normative ethics में आपको जो भी बताया गया है तो एक्सपेक्टेशन होगी कि आपका व्यवहार इन अकॉर्डेंस विथ दैट, उसके अनुसार ही हो, ठीक है। इसका मतलब जो आपको बताया गया है, ठीक है, जो मोरल स्टेटमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग राइट इज राइट, रॉन्ग इज रॉन्ग, नो इफ्स नो बट्स, ठीक है। जो राइट है वो राइट है, जो रॉन्ग है वो रॉन्ग है, ठीक है। उसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। जैसे कोई भी रिलीजियस कमांडमेंट हो, कोई भी रिलीजन हो, हर रिलीजन में क्या बताया गया है? लाइंग इज ऑलवेज रॉन्ग, झूठ बोलना क्या है? हमेशा गलत है। तो गलत है तो है, झूठ बोलना गलत है तो आपको झूठ नहीं बोलना है, विदाउट केयरिंग फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस किया का परवाह किए बिना आपको झूठ नहीं बोलना है। ड्यूटी बेस्ड एथिक्स यानी अपनी ड्यूटी में हमेशा इस चीज़ को इंक्लूड करना है। लाइंग इज रॉन्ग, झूठ बोलना क्या है? गलत है। मेरी बात समझ गए ना? जैसे आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, राइट, और ऑडिटिंग होती है आपके ऑफिस की, और उस ऑडिटिंग में आपको पता है कि कुछ हमारे बॉस ने, ठीक है, गड़बड़ी की हुई है, कुछ घोटाला वोटाला करा हुआ है, लेकिन मैं इस घोटाले को छिपा सकता हूँ, कंसील कर सकता हूँ और अपने बॉस की नौकरी बचा सकता हूँ। तो नॉर्मेटिव एथिक्स क्या कहेगा? बेटा तुमसे क्या बताया गया? लाइंग इज ऑलवेज रूल, ठीक है। तो नेगोशिएबल नहीं है, सिचुएशन बेस्ड नहीं है, झूठ नहीं बोलना है तो नहीं बोलना है, चाहे आपके बॉस की नौकरी चली जाए या रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको ड्यूटी बेस्ड एथिक्स को फॉलो करना है। तो आपने क्या किया? बता दिया ऑडिट टीम को कि भाई साहब यहाँ पे गड़बड़ी है, इससे आपके सीनियर ऑफिशियल की नौकरी चली गई। तो आपने जो रूल को फॉलो किया वो क्या है? लाइंग इज ऑलवेज रॉन्ग, आप ये बात जानते हो और ये मोरल स्टेटमेंट असर्शन को आप फॉलो करते हो, और दिस इज एब्सोल्यूट ये भी आप पहचानते हो, फिर आपने बता दिया, ठीक है। तो मेरी बात समझ गया ना? मोरल एब्सोल्यूटिज्म क्या है? मोरल एब्सोल्यूटिज्म ये नॉर्मेटिव एथिक्स का हिस्सा है कि कौन से नॉर्म्स और प्रेस्क्रिप्शंस हमें फॉलो किया गया है, करना है, ये बताया जाता है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अच्छा देखो, कई बार कॉन्ट्रडिक्शंस भी हो सकते हैं। कॉन्ट्रडिक्शंस क्या हो सकता है? जैसे मोरल एब्सोल्यूटिज्म क्या कहेगा? मैंने कहा ना, राइट इज राइट, रॉन्ग इज रॉन्ग, नो इफ्स नो बट्स, जो सच है वो सच है, जो गलत है गलत है। क्या सही है क्या गलत है? इट इज प्री डिफाइंड, प्री ऑक्यूपाइड, पहले से फिक्स है। जैसे मैंने कहा स्टीलिंग इज ऑलवेज रॉन्ग, चोरी करना, चोरी करना क्या है? मोरल एब्सोल्यूटिज्म कह रहा है कि स्टीलिंग इज ऑलवेज रॉन्ग, चोरी करना हमेशा ही क्या है? गलत है। तो मोरल एब्सोल्यूटिज्म का रूल है स्टीलिंग इज ऑलवेज रूल रॉन्ग, आप इसको फॉलो करते हो कि चोरी करना हमेशा गलत है। बट जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन, ठीक है, वेयर जहां पे आप देख रहे हो कि एक, ठीक है, अगर हम चोरी करके, कोई बच्चा बहुत भूखा है और उसकी भूख को शांत करने के लिए हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है सिवाय चोरी करने के, ठीक है। यानी अगर हम चोरी करें तो उस छोटे बच्चे की भूख को शांत कर सकते हैं, ठीक है। सो इन दैट केस व्हाट विल बी योर आंसर, ठीक है। तो देखो, यानी कि यहाँ पे क्या है कि चोरी करके भूखे बच्चे की भूख को शांत करना, तो मेनी पीपल विल से दैट इन दिस सिचुएशन इट इज ओके टू स्टील इफ इट फीड्स द हंग्री चाइल्ड, कि ऐसी सिचुएशन में चोरी करना ठीक है क्योंकि इससे हम एक भूखे बच्चे को, ठीक है, जो भूख से मर रहा है उसकी मदद कर रहा है। सो दिस इज सिचुएशनल एथिक्स। तो अगर आप चोरी करोगे तो आपने कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में रखा। मोरल एब्सोल्यूटिज्म को फॉलो करते हुए हमें कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में नहीं रखना है। जैसे ही आप कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में रखोगे तो वो थर्ड ब्रांच ऑफ एथिक्स हो जाएगा, जिसको क्या कहते हैं? टेलियोलॉजिकल एथिक्स और
कॉन्सिक्वेंशलिज्म। तो मोरल एब्सोल्यूटिज्म में क्या हमें एथिक्स को ध्यान रखना है? नहीं, ठीक है। राइट इज राइट, रॉन्ग इज रॉन्ग, ओके, वॉट एवर बी द सिचुएशन कोई भी हो, राइट इज राइट, रॉन्ग इज रॉन्ग, दिस इज व्हाट मोरल एब्सोल्यूटिज्म, ठीक है। जैसे एक स्टेटमेंट है, ठीक है, कि लाइंग इज नॉट गुड, झूठ बोलना अच्छा नहीं है, लाइंग इज ऑलवेज इमोरल, ठीक है, झूठ बोलना हमेशा से अनैतिक है, ओके। बट सिचुएशन इमर्जेस, एक ऐसी सिचुएशन इमर्ज होती है जहाँ पे कि इफ फॉर एग्जांपल इफ अ पर्सन, ओके, is rushing towards your house, okay, knocks your door and says that protect me, okay, there are some uh, people who want to kill me and they are following me, ठीक है, तो just I want, okay, a shelter in your house, कहता है कि भाई मुझे छुपा लो, कुछ लोग मेरी जान लेना चाहता है, और आप देख भी रहे हो कि कुछ लोगों से उधर से मतलब एक थार आ रही है पीछा करते हुए, ठीक है, और फिर आप क्या करते हो, उसको घर में छिपा लेते हो, द पीपल कम एंड दे विल आस्क कि कहाँ है वो, आपने किसी आदमी को देखा? आपने कहा नहीं, मैंने नहीं देखा। तो आपने तो झूठ बोला ना, आपने उस आदमी को देखा, आपने उससे मुलाकात की, आपने उसको अपने घर में शरण दिया, यू गेव शेल्टर टू दैट पर्सन। सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, लाइंग इज एक्सेप्टेबल। तो देखो यहाँ पे फिर आपने क्या किया, कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह की। तो कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह करोगे तो दैट इज टेलियोलॉजिकल एथिक्स। यहाँ आपको कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह नहीं करनी है डियोंटोलॉजिकल में, ठीक है ना। मोरल एब्सोल्यूटिज्म में लाइंग इज ऑलवेज इमोरल, इसका मतलब यू विल से कि हाँ मैंने उस आदमी को देखा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि मोरल एब्सोल्यूटिज्म में व्हाट इज राइट, व्हाट दैट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग विदाउट केयरिंग फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। तो यही वाला ब्रांच जो है वो डी ऑन्टोलॉजिकल होता है। तो अब आप समझ गए ना, ठीक है, कि इट सेट्स क्लियर बाउंड्रीज, इट गिव्स अस ethical statements which are absolute, which are universal, and these ethical statements, these moral values which are in the form of commandments or statements ultimately promote to truth, justice and fairness in the society. So these statements are absolute in nature, they follow the principle of universality. Kant's categorical imperative have both these elements, okay, principle of universality as well as principle of reciprocity, and it also includes what, moral absolutism, what is right, what is right, what is wrong, what is wrong. So your decision should be guided by, okay, these things. You should not care for the consequences while making decisions, okay. So that is what, in this way you can identify your actions, you can judge your actions to be right or to be wrong. So I hope that you have got the second concept, moral absolutism. It is a part of deontological ethics. Now the third theory was divine command theory. तीसरी theory क्या है, divine command theory. तो देखो, it is very clear from the name, divine command theory is very clear from the name. नाम क्या है कि some believe moral rules comes from God. जैसे अगर आप, मैंने कहा ना कि एथिक्स को पढ़ते हुए थोड़ा कल्चर स्पेसिफिक, रीजन स्पेसिफिक, टाइम स्पेसिफिक तीनों देखना चाहिए। तो जैसे आप एंशिएंट टाइम्स में चले जाओ, मिडिवल टाइम्स में चले जाओ, तो यू विल फाइंड कि रिलीजन वाज द मोस्ट पावरफुल डिटर्मिनेंट फैक्टर फॉर द एथिक्स एंड मोरालिटी इन द सोसाइटी। समाज में नैतिकता को स्थापित करने वाले सबसे प्रमुख प्रतिमानों में से एक प्रतिमान था, वो कौन सा था, धर्म। यानी धर्म से बहुत सारी चीजें संचालित होती थी। रिलीजन वाज गाइडिंग, ओके, ऑलमोस्ट ऑल द स्फीयर्स ऑफ लाइफ, वेदर इट इज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, ओके, एवरीथिंग वाज गाइडेड बाय रिलीजन। सब कुछ कहीं ना कहीं धर्म से ही संचालित होता था। तो ऐसी कंडीशन में मोरल रूल्स भी हैं गॉड्स के कमांडमेंट के रूप में। जैसे आप जैसे पूछोगे कि कुरान क्या है, तो पीपल विल से कि ये गॉड का दिया गया आदेश है जिसको हमें फॉलो करना है। बाइबल क्या है, गॉड का दिया हुआ आदेश है जो हमको फॉलो करना है। गीता में खुद भगवान कहते हैं कि हमें ये करना है। इट मीन्स दैट इफ गॉड सेज इट इज राइट देन इट इज राइट, इफ गॉड सेज इट इज रॉन्ग देन इट इज रॉन्ग। अगर ईश्वर कहते हैं कि ये राइट है, सत्य है, तो ठीक है, ये सत्य है, नैतिक है। अगर ईश्वर कहते हैं कि ये अनैतिक है तो फिर ये अनैतिक है, ठीक है। तो हमारी ड्यूटीज को, मोरल एक्शंस को, ये थ्योरी क्या कहती है कि गाइड कौन कर रहा है, डिवाइन लॉस, दैवीय नियम कानून हमारे
जो मोरल ड्यूटीज़ हैं इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइन गाइड कर रहे हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, डिवाइन कमांड थ्योरी। ठीक है, कमांड का मतलब क्या हो गया, ऐसे मोरल रूल्स जो हमारे एक्शंस को गाइड करें, और ये कौन गाइड करे, डिवाइन। ठीक है, यानी एक्शन, इफ एनी एक्शन इज गुड, इट इज़ गुड बिकॉज इट इज़ मोरल बिकॉज गॉड कमांड्स इट। हमारा कोई मोरल एक्शन, नैतिक कर्म सही है, उचित है, नैतिक है, वो सिर्फ इसलिए है कि गॉड ऐसा चाहते हैं। ठीक है, और बहुत लोग तो ये भी मानते हैं कि ये जो धार्मिक पुस्तकें हैं ये गॉड्स की रिविलेशंस हैं, गॉड्स की कमांड है, खुद गॉड ने इनको क्या किया, अवतरित होके लिखा है, तो हमें उनको मानना चाहिए। ठीक है, तो एथिक्स के कुछ पैरामीटर्स ऐसे भी तय होते हैं, और बहुत सारे लोग डिवाइन कमांड थियरी को भी अपने एक्शंस का, अपने कर्मों का आधार बनाते हैं। जैसे कोई भी रिलीजन हो, सारे रिलीजन्स में कहा गया, अच्छा देखो, पीपल आर गाइडेड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ हेवन एंड हेल। ठीक है, जिसमें मतलब लॉ ऑफ कर्मा वगैरह आता है। तो जब हेवन हेल इससे डर के आप अच्छे काम करोगे तो इट मीन्स आप कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में रख रहे हो। बट मोरल कमांड थियरी क्या कह रहा है कि सीधा आप ये, मोरल कमांड थियरी किसका हिस्सा है, डिओन्टोलॉजिकल का। तो अब तो आप समझ गए होंगे ना कि मोरल कमांड थियरी मतलब ये कहा गया है कमांडमेंट्स में, ये हमें फॉलो करना, व्हाट इज राइट, व्हाट इज राइट, नो इफ नो बट। ठीक है, कि जैसे सभी धर्मों में कहा गया है कि ट्रूथफुलनेस, सच बोलना, ये क्या है, ये हमारा कर्तव्य है। ठीक है, सभी धर्म में, ऑलमोस्ट सभी धर्म में सत्य की बात की गई है। सभी धर्मों में दीन, दुखियारे, गरीबों के मदद की बात की गई है ना। जैनिज्म में अहिंसा की बात की गई है, जैनिज्म टॉक्स अबाउट अहिंसा। तो यू विल सी दैट हाउ द फॉलोअर्स ऑफ जैन फॉलो दिस फॉलो दिस प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा वेरी स्ट्रिक्टली। ठीक है, और जैनिज्म में तो अहिंसा का स्ट्रिक्टेस्ट फॉर्म है। ठीक है, इस्लाम में आप देखो कि ज़कात के रूप में, ठीक है, लोग क्या करते हैं, अपने इनकम का 2.5% डोनेट कर देते हैं कि ये हमारे धर्म से जुड़े हुए जो गरीब लोग हैं इनको क्या मिल जाएगा, मदद मिल जाएगा। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ दान, चैरिटी। एंड दे जस्ट, वो बहुत ईमानदारी से कि उनके इनकम का 2.5% निकालेंगे एंड दे विल पे इट एज अ पार्ट ऑफ देयर ज़कात। कोई ऑडिटिंग नहीं हो रही है। वो चाहे तो झूठ भी बोल सकते हैं कि भाई ये टोटल 2.5% दे दिया, ऐसा कह के केवल 1% दिया, बट ऐसा नहीं है। People follow it as a moral duty. In many religions you see people follow fasting as a moral duty. ठीक है, तो मेरी बात समझ गया ना कि कॉन्सिक्वेंसेस को देख के नहीं, आप मोरल कमांड्स को देख के ड्यूटीज को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड डिवाइन कमांड थियरी। बट इसके साथ एक प्रॉब्लम भी जुड़ी हुई है, और वो प्रॉब्लम यह है कि देखो, मोरल लॉज जो डिवाइन कमांडमेंट्स के रूप में है, दैवीय आदेशों के रूप में है, तो आज हज़ारों सालों में हमारी सोसाइटी, हमारा रिलीजन बहुत इवॉल्व हो चुका है। बट कुरान में क्या लिखा गया, बाइबल में क्या लिखा गया, गीता में क्या लिखा गया है, वो तो वही है ना। उसमें ऐसा थोड़ी ना कि 2025 में एक नया चैप्टर आप ऐड कर दोगे। इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, आप नया चैप्टर ऐड नहीं कर सकते। तो देखो, ये बुक्स कितनी पुरानी है, हज़ारों साल पुरानी, और आज हमारा सोसाइटी इवॉल्व हो चुका है, इट हैज़ बिकम मोर डायनेमिक। सो इन दिस सिचुएशन व्हाट वी डू, क्या करना चाहिए, व्हाट वी शुड डू, हमें क्या करना चाहिए, इवॉल्व हो चुका है तो। ठीक है, तो हम उस किताब में कोई नया चैप्टर जोड़ नहीं सकते एज अपेंडिक्स। बट इसके साथ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि इसका नेचर क्या है, स्टैटिक है, रिलीजियस कमांडमेंट्स का, है ना। तो कई बार क्या होता है कि रिलीजियस कमांडमेंट्स का मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है, और उस मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से सोसाइटी में बहुत सारे एविल्स, बुराइयां प्रमोट होती हैं। ठीक है, तो ये एक लिमिटेशन है। तो हमें क्या करना है कि जो रिलीजियस कमांडमेंट्स हैं उसमें जो भी मोरल सेंस ऑफ ड्यूटीज़ की बात की गई है, या जो कुछ भी लिखा गया है किसी भी रिलीजियस कमांडमेंट्स में, तो ज़रूरत होती है टाइम टाइम पर उसको क्या करने की, री इंटरप्रिटेशन करने की, इन द राइट डायरेक्शन, इन अकॉर्डिंग्स विद द एवॉल्विंग सोसाइटी। समाज जैसे इवॉल्व हो रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको री इंटरप्रिटेशन करने की ज़रूरत होती है ना। तो दोज रिलीजन्स हु प्रोमोट सच काइंड ऑफ री इंटरप्रिटेशंस, ऐसे धर्म जो इस तरह की पुनर्व्याख्याओं को मान्यता प्रदान करते हैं, द रिलीजन्स आर डायनेमिक इन नेचर। वो सभी धर्म डायनेमिक हैं, गत्यात्मक हैं, प्रगतिशील हैं। अदरवाइज द रिलीजन्स आर स्टैटिक इन नेचर। वो धर्म क्या है, अदरवाइज, अन्यथा वो सब बाकी धर्म क्या है, स्टैटिक है। ठीक है, उनमें कोई गत्यात्मकता नहीं है। सो वी शुड लर्न दिस। ठीक है, कि देखो, जिस रिलीजियस कम्युनिटी के लोग अपने रिलीजियस स्क्रिप्चर्स या डिवाइन कमांड को री इंटरप्रेट करते हैं इन द प्रॉपर डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन, तो वहाँ पे प्रोग्रेस ज़्यादा होगी। बट वट एवर बी द मतलब इंटरप्रिटेशंस,
व्हाट डिवाइन कमांड थियरी स्टेट्स दैट, डिवाइन कमांड में क्या कहा गया है, हमें क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए उसको। ठीक है, जैसे हर रिलीजन में कहा गया है चोरी मत करो। ठीक है, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, जो यहाँ यहीं रह जाएगा। ठीक है, एक छोटी सी सुई निडल भी लेके नहीं जा पाओगे। ठीक है, तो मेहनत से जो अर्न करते हो वो आपका है, ये विश्वास करो। ज़्यादा से ज़्यादा धन संपत्ति को अर्जित करने की कोशिश ना करो। ठीक है, एक रेस लगी हुई है, होड़ लगी हुई है पैसे कमाने की, प्रतिस्पर्धा में आपको, कंपटीशन में अपने आप को सबसे आगे रखने की। तो क्या मतलब है इस होड़ का, दौड़ते दौड़ते जब एक दिन मर जाना है ना। तो आपको ऐसा नहीं बनना चाहिए, आपको एक ऐसा जीवन जीना चाहिए जिसमें आप अपना काम भी कर लें, अपने पैशन को भी जस्टिफाई कर लें। ठीक है, एक सम्मानजनक रिस्पेक्टफुल लाइफ जीने के लिए इनकम्स, आय को भी अर्जित कर लें, पैसे भी कमा लें। ठीक है, लेकिन भागते दौड़ते एक दिन मर जाएं पैसे के पीछे, ये नियति हमारी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थॉट कहाँ से आता है, इस तरह के विचार कहाँ से आते हैं, रिलीजियस कमांडमेंट्स। और जो आदमी डिवाइन कमांड से गाइडेड है, सपोज यू आर रोमिंग ऑन अ रोड, आप एक सड़क पे घूम रहे हो, देयर इज नो सीसीटीवी कैमरा। ओके, कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है, एंड सडनली यू गॉट अ बैग, आपको एक बैग मिला, एंड दैट बैग वाज फुल ऑफ कैश, उसमें 20 लाख रुपीस थे, राइट। देर आर सम डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो, किसी की आईडी थी, उसमें आधार कार्ड था, 20 लाख रुपीस थे। आपने उस बैग को उठा लिया। ठीक है, नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में आया कि किसी का बैग खो गया, ये नाम है। फिर आपने क्रॉस चेक किया, वेरीफाई किया, और सामने वाले को उसका बैग लौटा दिया। क्यों किया आपने, क्योंकि यू आर गाइडेड बाय द डिवाइन कमांड थ्योरी कि इट्स नॉट माइन, आई मस्ट रिटर्न इट, ये मेरा नहीं है, मैं इसे वापस कर दूंगा। इफ नो वन इज वॉचिंग, हु इज वॉचिंग, गॉड इज वॉचिंग। ठीक है, तो उसने जो कमांड्स दिए हमें उसके अनुसार क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। ठीक है ना, तो ये बात क्या है, कमांडमेंट्स को दिखलाता है। तो मुझे लगता है कि अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव का मतलब आप समझ गए, कांटियन एथिक्स का मतलब समझ गए, थियरी ऑफ यूनिवर्सलिटी का मतलब क्या हो गया। ठीक है, कि जो मैं करने जा रहा हूँ, क्या अगर सभी लोग ऐसा करने लगें, ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इफ ईच एंड एवरी वन विल स्टार्ट डूइंग द सेम, व्हाट विल बी द रिजल्ट। तो इससे आप टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, कि जैसे मैं चीटिंग कर रहा हूँ, सभी चीटिंग करने लगे तो क्या होगा, तो इट विल जस्ट रिफ्यूट द नीड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, कोलैप्स द ऑर्डर। तो हम वो नहीं करेंगे। रेसिप्रोसिटी का मतलब, ठीक है, हम अपने साथ जैसा ट्रीटमेंट, जैसा व्यवहार चाहते हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम भी दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें। और हमेशा याद रखो कि मोरल एक्शंस पढ़ने से या किसी एक दिन में आप नहीं अप्लाई कर सकते, यू विल हैव टू डू कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस फॉर दैट, तब ये आपके व्यवहार का, आपके चरित्र का हिस्सा बन पाएगा। मोरल एब्सोल्यूटिज्म का मतलब क्या था, मैंने बताया कि जो गलत है वो गलत है, राइट इज राइट, रॉन्ग इज रॉन्ग, वॉट एवर बी द सर्कमस्टेंसेज, उसकी परवाह नहीं करना। डिवाइन कमांड थियरी का ये मैंने आपको बता दिया। कांट का कैटेगोरिकल इंपेरेटिव आप क्या है बता दिया, क्या इंपेरेटिव का मतलब, ठीक है, स्टेटमेंट्स, असर्शंस, ऑर्डर्स। ठीक है, कैसे ऑर्डर्स, तो मोरल एक्शंस जो हमें करने हैं, जो हमें बताया गया है। कैसे मोरल एक्शंस हमें बताए गए करने को, जो यूनिवर्सल हो, एब्सोल्यूट हो, हर जगह अप्लाई करते हो। तो वही क्या है, कांट का कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। तो चाहे कांट का कैटेगोरिकल इंपेरेटिव हो या उसके दो डायमेंशंस हो, प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सलिटी एंड रेसिप्रोसिटी, या फिर मोरल एब्सोल्यूटिज्म हो, या फिर डिवाइन कमांड थ्योरी हो, इन सब में क्या बताया गया है कि व्हाट ऑट टू डू, व्हाट वी शुड डू, हमें क्या करना चाहिए। कुछ नॉर्म्स बताए गए हैं, कुछ प्रिस्क्रिप्शंस बताए गए हैं कि हमारे मोरल एक्शंस उस नॉर्म्स और उस प्रिस्क्रिप्शंस के अकॉर्डिंग गाइड होने चाहिए। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, नॉर्मेटिव एथिक्स भी कहते हैं। और जब हम एक्शंस इन स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग ले रहे होते हैं, तो हम कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह नहीं करते, विदाउट केयरिंग फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। दिस इज एक्शन बेस्ड, ड्यूटी बेस्ड। और यहाँ इंपॉर्टेंस किसको दिया जाता है, मीन्स और एंड्स में से मीन्स को इंपॉर्टेंट दिया जाता है। दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिओन्टोलॉजिकल, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डिओन्टोलॉजिकल। तो आज का टॉपिक इतना ही। कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे थर्ड ब्रांच। और थर्ड ब्रांच क्या है, टेलियोलॉजिकल एथिक्स और
कॉन्सिक्वेंशलिज्म, ठीक है। तो उसके जितने थर्ड ब्रांच नहीं, बेसिकली ये जो नॉर्मेटिव एथिक्स है इसके 3 हिस्से थे, ठीक है। पहला वर्च्यू बेस्ड एथिक्स, जिसमें प्लेटो एरिस्टोटल मैं बता चुका हूँ L4 में। ये लेक्चर 5 है जिसमें मैंने आपको डियोंटोलॉजिकल एथिक्स बताया। कल की क्लास में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा टेलियोलॉजिकल एथिक्स, ठीक है ना। तो ये इसका थर्ड एरिया हो गया। और ये सब डिस्कस करने के बाद मैं आपके साथ अलग से क्लास लेके बताऊंगा कि जो कुछ भी हमने पढ़ा, टेलियोलॉजिकल, डियोंटोलॉजिकल, मेटा एथिक्स, अप्लाइड एथिक्स, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, इनको केस स्टडीज में अप्लाई कैसे करना है, बिकॉज नॉलेज विदाउट एप्लीकेशन इज मीनिंगलेस, ठीक है। एंड वाइल गेटिंग द नॉलेज हमारा फोकस किस बात पे है, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। इसलिए इस क्लास के फॉर्मेट को मैंने बिल्कुल अलग तरीके से लिखा, बिल्कुल पेशेंस के साथ, विदाउट केयरिंग फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द लेक्चर्स एंड द नंबर ऑफ लेक्चर्स। मेरी कोशिश होगी कि हर लेक्चर में आपको जो कॉन्सेप्ट बताऊं, वो कॉन्सेप्ट, वो नॉलेज, डाटा ट्रांसफर होके यहाँ पहुंच जाए। और फिर हम क्या करेंगे, PYQs के थ्रू क्या करेंगे, उस नॉलेज को प्रैक्टिस करेंगे एप्लीकेशंस में। एंड यू विल फाइंड कि फाउंडेशन कोर्स की अच्छी नॉलेज, ठीक है, हमें बहुत गाइड करती है, राइट। तो आई होप कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। जिन लोगों ने आज का वीडियो देखा वो इसके पहले के भी वीडियोस को देखें, और मेरी वीडियो को सिर्फ वही लोग देखें जो इस एग्ज़ाम के सीरियस लर्नर्स हों, ठीक है। चलिए, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।